नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। आज फिर अपन मिले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक करने के लिए। इस कक्षा में हम दबाव समूह प्रेशर ग्रुप की चर्चा करेंगे कि दबाव समूह होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो इस कक्षा में जो हमारा पूरा अध्ययन का मटेरियल रहेगा, जो मैटर रहेगा, वो होंगे दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स। तो अब शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक की, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स। देखिए, दबाव, पहले मुद्दा यहीं से शुरू करते हैं कि दबाव होता क्या है। देखिए, कई बार तो बातों से भी दबाव आ जाता है। एक आपने सुना होगा कि चलते चलते और लड़के रूठ जाती है चलते चलते ही। फिर मैंने पता किया कि इन पे कौन सा प्रेशर आता है कि रूठ क्यों जाती है। तो मैंने ये देखा कि धर्मेंद्र एक डायलॉग मारता है एक फिल्म में कि औरतें जब रूठ जाती है तो और ज्यादा क्या लगती है, सुंदर लगती है। तो ये दबाव है उनके ऊपर है ना, सौंदर्य का दबाव। तो मैं तो कहना ये चाह रहा था कि अब आपको मुद्दा समझ में आ गया कि दबाव क्या होता है ना, ये होता है दबाव। तो अब चूंकि ये तो समझ में आ गया कि दबाव होता क्या है, तो ये तो हो गया पूरा। अब वो तो एक इंडिविजुअल दबाव था जो कि एक व्यक्ति ने बनाया था। हम तो उस दबाव की चर्चा करेंगे जो कौन बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो आज हम ऐसे ही दबाव समूहों की चर्चा करेंगे। देखिए, बहुअर्थी शब्द है और इसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका सही नाम क्या है, दबाव समूह है। आप दो शब्दों के ऊपर कई बार ये बहस हो जाती है, कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि किसी ने ना पूरी रिसर्च ही कर रखी है भाई उस मुद्दे के ऊपर ही, उसका तो टॉपिक यही है प्रेशर ग्रुप ही, तो वो इस बहस को करते हैं। बाकी आमतौर पे ये बहस आगे बढ़ती नहीं है। दो शब्द होते हैं, एक होते हैं हित समूह और एक होते हैं दबाव समूह। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दोनों में क्या बताओ, अंतर बताओ। ऐसे ही मेरे एक परिचित इंटरव्यू देने गए, उनसे पूछ लिया गया कि आप बताओ हमें कि दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताओ। चलो, तो उन्होंने कहा दबाव समूह में हित समूह में कोई अंतर है नहीं होता। तो पहले तो उलझ लिए वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उस दोस्त से, और फिर वो दो मेंबर, दो एक्सपर्ट बैठे थे, वो क्या कि आपस में उलझ गए, क्योंकि दूसरा मेंबर बोला कि सही कहा, दोनों में कोई अंतर है नहीं होता। फिर उस बहस का कोई तात्पर्य नहीं दिखा, रिजल्ट आया तो भाई का हुआ नहीं था। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि प्रेशर ग्रुप में अंतर होता है या नहीं होता, वो अलग मुद्दा है एग्जाम, पर इनमें अंतर नहीं होता। इतना सा फर्क है, पता नहीं वो कहां से पढ़ लेते हैं। आज मैं इंटरव्यू को पढ़ रहा था, वो कहता है कोई फर्क नहीं इनमें। फर्क इतना ही है कि अमेरिका वाले उन सब चीजों को पसंद नहीं करते जो ब्रिटेन में पैदा हुई है। वो है ना अपनी हर चीज क्या रखते हैं, औरों से अलग रखते हैं। उनकी इंग्लिश भी है ना, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश से मिलती जुलती नहीं है। तो ये जो यूएसए वाले हैं ना, ये तो इनको इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं, हित समूह बोलते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप्स। और जो ब्रिटेन वाले हैं, यूके वाले हैं, वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, दबाव समूह का। और कोई फर्क नहीं है, काम, संगठन वगैरह सब वही है। अब इन शब्दों के ऊपर और आते हैं। इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग करते हैं, हम इनको सीधे ही क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं।
जबकि अपने एक थियरी है स्पेशल, कौन सी थियरी? ग्रुप थियरी। ये जो आर्थर बेंटले, अर्ल लेथम और ट्रूमैन वगैरह, ये सब तो दबाव समूह शब्द का प्रयोग नहीं करते, बार बार किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ग्रुप्स का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए ग्रुप्स बोलते हैं, इसके आगे न तो हित लगाते हैं, न क्या लगाते हैं? दबाव लगाते हैं। अब आते हैं किन के पास? बहुलवादियों के पास। ये बहुलवादी कौन है? बहुलवादी है गिरेकी और मैटलैंड से शुरू होता है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि संप्रभुता किसी एक समूह के पास नहीं है जिसको हम राज्य बोलते हैं, बल्कि ये बहुत सारे समूह में बंटी हुई होती है। तब ये बहुलवादी है ना, ये भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, काय का बहुत सारे समूहों में बंटी होती है। अब कोई और भी यूज करता है क्या? हाँ, जब अपन जाते हैं ना किसके पास? ईस्टर्न के पास। ईस्टर्न बोलता है कि ये क्या है बताओ? ये है गेट कीपर्स है, या ये क्या है? बाउंड्री वॉल्स है। तो क्या बाउंड्री वॉल सिर्फ यही है या और भी है कोई? हाँ, राजनीतिक दल भी काय में आते हैं? बाउंड्री वॉल्स में आते हैं। अब एक क्वेश्चन तो यहां से कतई कुछ नहीं उठेगा, एक क्वेश्चन उठता है, कौन सा? गेट कीपर्स वाला। क्वेश्चन उठना शुरू होते हैं जैसे इनके लिए विभिन्न लोग विभिन्न शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर आप सारे याद करेंगे तो सारे ही भूल जाएंगे, इससे अच्छा अपन 2 या कितने कर ले? 3 ही कर ले। तो ईस्टर्न का याद रखें, ईस्टर्न इनको क्या बोलता है? गेट कीपर्स बोलता है। क्यों बोलता है इनको बाउंड्री वॉल्स? क्योंकि ये मांगों को, फालतू मांगों को सिस्टम के अंदर नहीं आने दे दे। बाढ़ है ये, जैसे शेख होटल क्या बोलेंगे? जानटी की बाढ़ है ये, अंदर नहीं आने देते किसी को। अब अपन आगे चलते हैं ईस्टर्न के बाद। अब सबकी चर्चा करेंगे, अमंड की भी चर्चा आएगी, सबकी चर्चा आएगी। एक व्यक्ति है फाइनर। फाइनर इसको क्या बोलता है? गुमनाम साम्राज्य। क्या ये, अब हम इन शब्दों को समझेंगे। गुमनाम साम्राज्य क्यों है, और क्यों ये कौन सा सदन है? क्यों ये तीसरा सदन है? एक और कर लेते हैं, सेम सा शब्द है डी मैकिन, कई बार जय आता है इसके लिखा हुआ। ये बोलता है ये है अदृश्य, वो ऐसा सही शब्द है, अदृश्य सरकार है। अब बाकी का नहीं करेंगे, एलन बोल का इनका छोड़ते हैं। अब सीधा ही चलते हैं जे के। इसको जरूर याद रखना, गालब्रेथ के पास। ये इनको बोलता है प्रति संतुलनकारी शक्ति। ये सब जरूर याद रखना, ये कभी न कभी आपको ऐसे करके आएगा कि बताओ ये प्रति संतुलनकारी शब्द का प्रयोग है दबाव समूह के लिए किसने किया? बस 3 ही शब्द याद करेंगे और इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रति संतुलनकारी शक्ति, गुमनाम साम्राज्य। क्यों होते हैं दबाव समूह गुमनाम साम्राज्य? अपन नहीं करेंगे, अब कोई दबाव समूह का कतई कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे। अपन तो एक तस्वीर बनाते हैं जाति की। क्या बनाते हैं? जाति की एक तस्वीर बनाते हैं। जाति की तस्वीर बना के और गुजरों को कितने % आरक्षण देते हैं अपन? 5% आरक्षण देते हैं। चलिए देते हैं अपन। अब अपन कहते हैं कि ये जो सारा काम है ना, ये विधायिका का है। कानून बनाना, किसी को आरक्षण देना और संसाधनों का वितरण करना, पदों का वितरण करना, गरिमा का वितरण करना, ये काम कौन करती है? विधायिका करती है। कौन कहता आ रहा है? कब से कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहा है। ये काम किसका है? विधायिका का है। लेकिन क्या विधायिका ने गुजरों को आरक्षण दिया था कि जाति थी जिसने, एक समूह था जिसने दबाव बनाया था? उसने दबाव बनाया था। तो बहुत सारे समूह है ना, ये काम होता है सरकार का, लेकिन सरकार नहीं करती। पीछे से काम कौन करते हैं? समूह करते हैं। ये दबाव समूह ना, ये समूह दबाव बनाते हैं। बीजेपी है, क्या इसके सारे जो निर्णय हैं सरकार के, वो स्वायत्त और स्वतंत्र है या किसी विशिष्ट समूह के संचालित होते हैं? एक विशिष्ट समूह से संचालित होते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं संसार का ये सबसे बड़ा संगठन है, वो है आरएसएस।
स्वायत्त सरकार नहीं होती है, उस समूह के द्वारा संचालित सरकार है वो नहीं, तो कुछ और भी उसके समय वो संचालित करते हैं उसको। उनका खुद का एक मजदूरों का समूह है वो भी तो चलाता है उसको, व्यापारियों का समूह है वो चलाता है, ये सब पीछे के समूह होते हैं। तो ये कैसे साम्राज्य होते हैं, गुमनाम चलाते यही है। अपने देश की अधिकांश राजनीति, केंद्रीय राजनीति का वर्तमान संचालन है ये अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के समूह कर रहे हैं, और राज्यों की राजनीति कौन चला रहे, जातीय समूह चला रहे। तो ये दिखते नहीं है, अपने को सरकार दिखती है काम करती हुई, लेकिन चलाता उसको कोई और है। अब आमतौर पे कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। हम इनको तीसरा सदन क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि सदन का काम क्या होता है, कानून बनाना। तो 2 सदन तो दिखाने के लिए होते हैं, काम कौन सा सदन करता है, तीसरा। यहां बनते हैं वास्तविक कानून, तो उनका काम तो सिर्फ ठप्पा लगाना बचता है। धर्म और जातियां मिलके अपने देश में सारे कानूनों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। फिर लोकसभा राज्यसभा करती क्या है, 2 सदन वो क्या करते हैं, वो उस मुद्दे को सिर्फ क्या करते हैं, कानूनी और वैधानिक रूप देते हैं और कुछ नहीं करते वो। तो ये कौन से सदन कहते हैं, इनको तीसरा सदन कहते हैं। यानी कानून यही बनाते हैं, पीछे से यही है ना, सारी वो प्रेशर बनाते हैं, माहौल को तैयार करते हैं, सरकार सिर्फ उनकी बातों को मान लेती है। ये तीसरा सदन है। अब कौन सी सरकार है, बस वही मुद्दा आ गया ना, गुमनाम साम्राज्य बोले या क्या बोलो इनको, अदृश्य। ये सरकार यही है, काम सारे यही करते हैं, लेकिन ये दिखते नहीं। दिखते मतलब सब कानून ये नहीं बनाते, लेकिन कानून के कहां रहते हैं, ये पीछे। सरकार इनके हाथों की क्या है, कठपुतलियां। अब आ गया गालब्रेथ, ये क्या है, प्रतिसंतुलनकारी शक्ति है। प्रतिसंतुलन कैसे बनाती है ये, अब इनको कई तरीके से समझना होगा कि कैसे दबाव समूह प्रतिसंतुलनकारी शक्ति है। नंबर 1, ये बहुत ज्यादा किसको नहीं होने देते, सरकारी व्यवस्था को ज्यादा हावी ये नहीं होने देते। जैसे ही सरकार कुछ करने लगती है, कुछ ऐसे काम करने लगती है कि उससे ना सारे नागरिक प्रभावित होते हैं, तो ये फिर किस पे बना देते हैं, सरकार पे क्या बना देते हैं, दबाव बना देते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं राज्य की शक्ति, उसको सीमित करने का काम कौन करते हैं, दबाव समूह। अपन फिर चलते हैं, नहीं समझ में आ रहा, कांग्रेस पार्टी तो बहुत बाद में बनी थी, उससे पहले बताओ क्या थी, वो एक दबाव समूह थी। और अंग्रेज जब भी कोई काला कानून लेके आते थे तो उसमें वो क्या बना देती थी, उसका विरोध करती थी और संतुलन का निर्माण करती थी। तो ये जो, इसलिए गालब्रेथ बोलता है कि ये क्या है, प्रतिसंतुलनकारी शक्ति है। सरकार जैसे ही शक्ति का पलड़ा अपने पक्ष में झुकाने लगती है, वैसे ही ये क्या बना देते हैं, सामने से दबाव बना देते हैं। तो अब क्या हो गया है, जैसे संतुलन बिगड़ा, इन्होंने क्या किया, प्रतिसंतुलन बना दिया। अब आप किसानों के जो दबाव समूह है, जो 14-15, जो एक होकर कहां धरना दे रहे हैं, दिल्ली में, बताओ ये कर क्या रहे हैं, ये सरकार की बढ़ी हुई शक्ति को क्या कर रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रही है। अब क्या ये सिर्फ सरकारी शक्ति को संतुलित करते हैं, एक दूसरे को भी संतुलित करते हैं, ये हो रहा है। ये एक दूसरे की शक्ति को भी क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे ही पूंजीपतियों के समूह सरकार के नजदीक होकर और खुद के हितों में जब काम कराने लगते हैं, तो सामने से कौन से समूह खड़े हो जाएंगे, मजदूरों के समूह। जैसे ही कुछ सामंतों के समूह किस पे दबाव बनाएंगे, सरकार के ऊपर, तो सामने से कौन से समूह खड़े हो जाएंगे, किसानों के समूह खड़े हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे को भी, समाज में एक दूसरे की शक्ति को भी संतुलित करते हैं, और साथ में कौन सी शक्ति को, हाँ, काउंटर करते हैं, सरकारी शक्ति को भी रोकते हैं ये। इसलिए गालब्रेथ ने इनको को क्या कहा है, प्रतिसंतुलनकारी शक्ति है। तो ये 3 शब्द है, ये हेर फेर के साथ आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, ये भी आ जाता है, कम कौन सा आता है ये, तो इसका ध्यान रखना। कौन बोलता है इनको प्रतिसंतुलन, हाँ, जे.के. गालब्रेथ इनको प्रतिसंतुलनकारी शक्ति बोलता है। अब हम इनका डेवलपमेंट देखें कि इनका डेवलपमेंट है कब हुआ, कहां हुआ, ये राजनीति विज्ञान में आए क्यों। तो देखिए, दबाव समूह होते हैं ना, इनका कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं होता। ये राजनीति करने के लिए भी बने नहीं होते। तो आप इनको अगर कौन सी संस्थाएं बोलेंगे, औपचारिक बोलेंगे, अनौपचारिक, एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि कैसी संस्थाएं होती है, आमतौर पे अनौपचारिक संस्थाएं होती है जो दबाव समूह होते हैं।
बहुत पहले इनकी कोई योगदान इनका कुछ नहीं माना जाता था, क्योंकि तब तक हम सिर्फ कौन सी संस्थाओं का अध्ययन किया करते थे? औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया करते थे। औपचारिक संस्थाओं का हमने अध्ययन किससे किया था? गार्नर ने जब बोला कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? राज्य का। तो हमने एक बार राजनीति विज्ञान को एक औपचारिक संस्था राज्य तक सीमित कर लिया। जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर हम कह राज्य का नहीं करता, और किसका करता है? ये सरकार का करता है। फिर अगले विवाद में राज्य और सरकार है, तो ये राज्य, सरकार, संविधान, विधायिकाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब कैसे समूह है? ये तो औपचारिक है। तो शुरुआत में तो हम इनकी चर्चा किया करते थे। बहुत बाद में विशेष करके जब आया आर्थर बेंटले, तो आर्थर बेंटले आया तब उसने पुस्तक लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसने पूरी प्रक्रिया के ऊपर जोर दिया कि संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, वो काम कैसे करता है ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, मत देखो कि इसमें 500 आदमी होते हैं, अपन रटते हैं ना, ये नहीं है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तो ये है कि लोकसभा में काम कैसे होता है। काम मीन्स कौन सी बाहरी शक्तियां हैं जो उसको प्रभावित करती है। आप तो क्या संविधान पढ़ते हो कि उसमें ना बहस होती है, इतने प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, ऐसे ऐसे करके प्रोसेसिंग चलती है, और एक दिन फिर ये कहा जाए चलो भी कानून तैयार हो रहा है, हाथ खड़े करो, कौन इसके पक्ष में और कौन है विपक्ष में। अगर 273 आदमी एक साइड हो गए तो काम हो गया, वरना कानून के ऐसे थोड़ी होता है। कानूनों की पूरी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होकर आती है? धर्म से, जातियों से, एनजीओ से, व्यापारियों से, पता नहीं कौन कौन प्रेशर बनाता है। इनके पीछे की शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था कौन? आर्थर बेंटले। अब आर्थर बेंटले ने कोशिश की, लेकिन वो उस टाइम कामयाब नहीं हो पाया। तो हम देख रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर दोबारा एक और पलटी खाई 1945 में। एक नया विज्ञान आया, आधुनिक विज्ञान आया, राजनीति विज्ञान। क्या आया? व्यवहारवाद आया। इस व्यवहारवाद ने फिर अनौपचारिक संस्थाओं का महत्व उजागर किया, क्योंकि जैसे हम व्यवस्था शब्द बोल देते हैं तो व्यवस्थाओं में इसने कहा कि अब औपचारिक संस्थाओं से काम नहीं चलेगा, आपको कौन सी संस्थाएं करनी पड़ेगी? इन अनौपचारिक संस्थाओं के लिए डेविड ह्यूस्टन एक शब्द का प्रयोग किया करता है, पैरा पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें हमने एनजीओ देखा था, धार्मिक संस्थाएं देखी थी, जातीय संस्थाएं देखी थी, मीडिया देखा था, तकनीक देखी थी, इसी में दबाव समूह देखे थे हमने। तो वो कैसा है? उनको क्या बोलता है? पैरा पॉलिटिकल सिस्टम बोलता है। फिर आमंड भी इनकी चर्चा करता है। आमंड कहता है कि जो चीजें इनपुट डालती है, भाई कानून तो तब बनेगा ना जब क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। आप सिर्फ आउटपुट या आउटपुट की चर्चा कर रहे हैं, इनपुट की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि आज तक का जितना भी हम अध्ययन करते थे वो सिर्फ कौन सा अध्ययन था? औपचारिक में कहते कानून बनते कैसे हैं, सरकार कैसे कानून आती है, लोकसभा में कैसे बहस होती है, राज्यसभा में कितने प्रकार के प्रश्न उठते हैं, यही तो बहस थी। तो हम आउटपुट की चर्चा कर रहे थे। हमने कभी भी ये चर्चा नहीं की कि कोई कानून है उसकी मांग किसने की थी, वो कानून के निर्माण की आवश्यकता क्यों पैदा हुई, समाज की कौन सी ऐसे समूह थे जिन्होंने इस मांग को क्या किया था? पैदा किया था। मांग उठती कैसे है, लोग एकजुट कैसे होते हैं, लामबंद कैसे होते हैं। तो पहले ना सिर्फ आउटपुट पे जोर दिया जाता, तब क्या जरूरी हो गया? इनपुट। और जब हम आमंड का पूरा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें आउटपुट की तो वो चर्चा ही नहीं करता। कौन सी के? नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन और नियम अधिनिर्णय। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा ही नहीं करता। उसकी पूरी चर्चा किसके ऊपर है? अनौपचारिक समूहों के ऊपर। अनौपचारिक कौन सामाजिक भर्ती करता है ना, कौन सामाजिकरण करता है, कौन है जो हितों को इकट्ठा करता है, कौन है जो इनको फिर संचार करता है, कौन उनको फिर इकट्ठा करता है, ऐसी चर्चाएं करता है। तो पूरा जोर जब इनपुट के ऊपर दिया गया तो फिर संस्थाएं औपचारिक के अध्ययन नहीं होने लगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कौन सी संस्थाएं होगी? अनौपचारिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होगी। तो जैसे जैसे फंक्शनलिज्म बढ़ता गया, प्रकार्यवाद बढ़ता गया और संस्थावाद कहां होता गया? थोड़ा पीछे होता गया, वैसे वैसे ही काय का अध्ययन बढ़ने लगा। तो 50 और 60 के बाद बहुत सारे लोगों ने व्यवहारवाद के बाद काय पे काम शुरू कर दिया? दबाव समूह के ऊपर। इन दबाव समूह के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था वीओ के जूनियर। वीओ के जूनियर को तब पढ़ते हैं जब हम क्या पढ़ते हैं? व्यवहारवाद पढ़ते हैं ना, और शिकागो स्कूल वगैरह पढ़ते हैं, तब एक वीओ के जूनियर को पढ़ते हैं। तो वीओ के जूनियर ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। चलो वीओ के जूनियर अब दोबारा संभाली गई कौन सी किताब को? आर्थर बेंटले की।
द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ। 1951 में एक व्यक्ति ने किताब लिख दी, डेविड ट्रूमैन ने। कौन सी लिख दी? द गवर्नमेंटल प्रोसेस। फिर और व्यक्ति आ गया, एक कौन आ गया? अर्ल लेथम वगैरह आ गए, और फिर काम शुरू हो गया। और फिर इस काम को आगे ये बढ़ता रहा। तो डेवलपमेंट हमने देखा कि इसकी चर्चा, पहली चर्चा कौन करता है? आर्थर बेंटले करता है। गुड। अगली अगर हम देखें कि अगली लहर कब आई, तो अगली लहर आई, मैं कह रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई। अब मैं तो नहीं बताऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी लहर क्यों आई ना, बिल्कुल गलत हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई व्यवहारवाद नहीं आया था ना। ब्राइस की बुक तो ना, रुक जाओ, संस्थावाद की चर्चा नहीं करें, एक बार समूहवाद पे आ जाओ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? बहुलवाद आया था, याद आ रहा है क्या? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस वजह से पैदा हुआ था? एकल संप्रभुता की वजह से पैदा हुआ था। जब राजतंत्रों ने यह मान लिया कि हमारी संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता और राज्य सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है ना, तब उस राज्य की शक्तियों को कमजोर करने के लिए बहुलवाद आया था। और जब बहुलवाद आया ना, गिरके का, मैटलैंड का, लोस्की का, मेकाइवर का, ठीक है, इसका क्रेब का, लियो द्यूगी का, हॉलैंड का, और एक फिगिस का, इन सब का, तब क्या हुआ था? फिर किसकी चर्चा छुड़ने लगी? समूहों की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया बहुलवाद। अब अगर आपको ऐसे बहुलवाद नहीं याद रहे, तो बहुलवाद का तात्पर्य है कि राज्य अकेला तोप सिंह नहीं है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संप्रभुता का उपभोग करती है। क्योंकि संप्रभुता मुख्यतः इस चीज में नजर आती है कि आपको उसकी बातें माननी होती है। वही क्या होती है? संप्रभुता। अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो आपको क्या किया जाता है? दंडित। तो मैंने कहा स्कूल के पास भी क्या होती है? विद्यालय के पास संप्रभुता होती है। अगर आप उसे कानून तोड़ते हैं तो आपकी टीसी काट के कहां दे दी जाती है? हाथ में। अगर आप जाति के कानून तोड़ते हैं तो आपका हुक्का पानी क्या कर दिया जाता है? बंद। तब बहुलवाद आया था। फिर आगे बढ़े तो इसी चीज को किसने बढ़ाया? आगे बढ़े तो इसी समूह को, अनौपचारिक समूह को किसने बढ़ाया? व्यवस्थावाद ने। फिर और आगे बढ़े तो इसको बढ़ाया संरचनात्मक प्रकार्यवाद ने। और फिर आ गए 2-3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको अपन नव बहुलवादी बोलते हैं। हाँ, वो थे रॉबर्ट डेहल और लिंडब्लॉम। ये आ गए। तो ये ट्रूमैन, इन सब ने तो काम किया ही किया। ये व्यक्ति और आ गए और इन्होंने बहुलवाद को कौन सा रूप दे दिया? नव बहुलवाद। इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। नव बहुलवाद आया। नव बहुलवाद दो आप ज्यादा याद रखें। एक तो किसको रखें? रॉबर्ट डेहल को, क्योंकि डेहल की किताबें तो खूब चर्चा में आती हैं। और दूसरा चार्ल्स लिंडब्लॉम। ये जो शब्द पढ़ते हैं हम पोली आर्की, ये किसके साथ है? इन दोनों का दिया हुआ है सम्मिलित रूप में। किस किसका? रॉबर्ट डेहल का और चार्ल्स लिंडब्लॉम का दिया हुआ है। ये नव बहुलवादी आ गए। अब हम बहुलवाद में और नव बहुलवाद में थोड़ा सा अंतर करें कि इनमें आखिर अंतर क्या है। बहुलवादी कहते हैं कि शक्ति है ना, बहुत सारे समूहों के अंदर बराबर मात्रा में क्या होती है? बंटी हुई होती है। ये कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे जैसे औद्योगिकरण का और ज्यादा डेवलप हुआ तो शक्ति है ना कुछ समूहों की ओर झुक गई, कुछ समूहों की ओर झुक गई। हालांकि उसकी आलोचना करते हैं कि नहीं झुकनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि हम समर्थन करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इसका अनुभविक अध्ययन किया है कि सारे समूह समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। कौन से समूह ने अपनी महत्ता ज्यादा स्थापित कर ली है? पूंजीपतियों के और व्यवसायियों के समूह है ना, उन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित कर ली है। अब जो बाकी समूह है ना मजदूरों के, वो 1960-70 के बाद क्या होने लगे हैं? कमजोर होने लगे। तब एक ऐसा अध्ययन आया जो कहता है कि शक्ति सभी समूह में बराबर नहीं बंटी है, बल्कि क्या बंटी हुई है? अलग अलग मात्रा में बंटी है। कुछ समूहों के पास ज्यादा शक्ति है, वो सरकार को ज्यादा प्रभावित करते हैं। अपने यहाँ व्यापारी ज्यादा प्रभावित करते हैं, किसान ज्यादा प्रभावित करते हैं। व्यापारी झुकी हुई ना शक्ति, सरकार एक तरफ झुकी हुई है, तो शक्तियां बराबर नहीं बंटी हुई। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नव बहुलवादी बोलते हैं। एक छोटी सी और चर्चा करें। कौन है? रॉबर्ट डेहल और लिंडब्लॉम। हम देख रहे हैं कि इन सब का संबंध किससे है? ये समूह की राजनीति करते हैं सारे के सारे। बहुलवाद का कहते समझ जाओ कि
बहुत सारे क्या है, समूह है। बहु मतलब बहुत सारे। अब एक और शब्द की चर्चा कर लेते हैं, नव व्यक्तिवाद, नियो इंडिविजुअलिज्म। नव व्यक्तिवाद क्या है? तो अब थोड़ा सा तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक अपन एक कौन सी टर्म और नहीं करें, व्यक्तिवाद नहीं करें। तो अपन क्यों अकेला व्यक्तिवाद क्यों करें और अकेला नव व्यक्तिवाद क्यों करें? हम ना कुछ शाब्दिक हेर फेर देखते हैं। तो मैंने कहा कि इसकी शुरुआत आर्थर बेंटले से हुई थी। अब आप ना एक दिमाग में, ये कोई क्वेश्चन वाला मुद्दा नहीं है, एक व्यापक समझ के लिए है ये सारा मुद्दा, कि आर्थर बेंटले से समूहों की चर्चा शुरू हुई। दो चीजें महत्वपूर्ण होगी, एक समूह और एक चलने वाली प्रोसेस, की प्रोसेसिंग कैसे होती है, काम कैसे चलता है, कोई काम होता कैसे है, नंबर एक। फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन आ गए? बहुलवादी आ गए, उन्होंने समूहों को महत्व दिया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर होते क्या आ गया? व्यवहारवाद आ गया। अब ये बताओ, डेविड ट्रूमैन कौन है? व्यवहारवादी है, इसने 51 पुस्तक लिख दी। 53 तक आते आते व्यवस्था सिद्धांत आ गया, वो खुद बल दे रहा है, गेट कीपर कह रहा है, दबाव समूह की चर्चा कर रहा है। उसके थोड़े समय बाद है, 6 साल बाद 7 साल बाद क्या आ गया? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल आ गया। तो उसके बाद उनका और डेवलपमेंट हो गया। फिर ये रॉबर्ट डेल कौन है? नवबोलवादी है। वैसे है कौन? व्यवहारवादी है ये। तो व्यवहारवादियों ने ना इसको ज्यादा बढ़ावा दिया। किस मुद्दे को? ये तो ये ना बहुत पुराने समय से राजनीति में नहीं है, ये राजनीति में कब आए हैं? 50 और 60 के दशक में ज्यादा आए हैं। पहले इनकी चर्चा नहीं होती राजनीति विज्ञान में, ये तो बहुत बाद का मुद्दा है ये। आज अब अपना 3 शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। एक है व्यक्तिवाद, एक है नव व्यक्तिवाद, और एक है समग्रवाद। अब इसके एक शब्द लगा देता हूं मैं, पद्धतिगत व्यक्तिवाद और पद्धतिगत समग्रवाद। मैथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, पर इसकी इंग्लिश करेंगे तो क्या निकलेगी? मैथडोलॉजिकल होलिज्म। मैथडोलॉजिकल, ये है इंडिविजुअलिज्म, मैथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। पहले तो इसको समझते, ये शब्द हम क्यों लगाए? व्यवहारवादियों ने किया गया था, व्यवहार पर बल दिया था। एक और बहुत ही घटिया काम किया था, भारी भारी शब्दावली का निर्माण किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप सीधा क्या लिख दें, व्यक्तिवाद, सिर्फ आगे शब्द कौन सा लगा दिया? पद्धतिगत व्यक्तिवाद। कि एक ऐसी पद्धति जो किस पे बल दे रही है, एक ऐसा मेथड है जो मुख्य किसको मानता है? व्यक्ति को मुख्य मानता है। अब व्यक्ति को जो मुख्य मानते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? व्यक्तिवादी बोलते हैं। ठीक है। अभी व्यक्तिवाद कहता है कि जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही है, जितने भी सारे काम हो रहे हैं, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, उन सब के पीछे महत्वपूर्ण क्या है? मानव का व्यवहार है। और जैसे हम मानव को सेंटर में ले आते हैं, यानी फिर हम सेंटर में किसको ले आए? व्यक्ति को, तब क्या पैदा होता है? व्यक्तिवाद। व्यवहारवादियों ने किसको बढ़ावा दिया था? अगर टिपिकल क्वेश्चन आए तो उन्होंने बढ़ावा दिया था पद्धतिगत व्यक्तिवाद को, कि मानव का व्यवहार महत्वपूर्ण है। इसकी तरफ देखो कि ये व्यवहार क्यों करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है। तो मानव व्यवहार, तो ये तो है पद्धतिगत व्यक्तिवाद। अब आते हैं पद्धतिगत समग्रवाद। ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि समस्त चीजों को क्या मानते हैं? एक पूरी व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो व्यक्तिवाद का उल्टा क्या होता है? समग्रवाद। कई बार अपने को समग्र समझ में नहीं आता। यहां जरूरी है कि आप किसका अध्ययन करेंगे? अंग महत्वपूर्ण है। तो बताओ यहां क्या महत्वपूर्ण है? फिर यहां शरीर महत्वपूर्ण है। तो जहां हम पद्धतिगत समग्रवाद की चर्चा करेंगे वहां शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है, जीव महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको जीववाद टाइप सी फीलिंग आने लगती है। और जैसे व्यक्तिवाद की चर्चा करेंगे क्या महत्वपूर्ण हो जाते हैं? अंग। तो ये इसका उल्टा है, पद्धतिगत व्यक्तिवाद का उल्टा है पद्धतिगत समग्रवाद या समूहवाद, ऐसा कुछ भी कह लीजिए। अब फिर हमने चर्चा की क्या है कि नव व्यक्तिवाद, वो समूह जो ये कहते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों के पीछे व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की महत्ता महत्वपूर्ण, उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है, वो तो है व्यक्तिवादी।
फिर धीरे धीरे समझ में आया कि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। व्यक्ति क्या करता है, अपने हितों की पूर्ति के लिए जब वो देखता है कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूं, तो बताओ वो फिर क्या करता है, समूह बनाता है। तो समूह बनाता है तो कि है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण, लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण तब है जो किससे जुड़ा हुआ हो, समूह से जुड़ा हो। तो जब हम समूह के ऊपर बल देते हैं तब क्या आता है, नव व्यक्तिवाद। व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि हितों की पूर्ति अकेला नहीं कर पा रहा है, उसने क्या बना लिया है, एक समूह बना लिया, तब पैदा होता है नव व्यक्तिवाद। क्वेश्चन आ गया कि नव व्यक्तिवाद बल देता है व्यक्ति के ऊपर, समूह के ऊपर, या होलिज्म के ऊपर, या कोई एक शब्द और आ जाएगा, तो बताओ काय पे देता है, समूह पे बल देता है। ठीक है, समग्र तो समूह से कोई बड़ी चीज होती है, सारी चीजें आ जाती है, उसको समग्र बोलते हैं। पर तो हमने तीन चीजों का अलग अलग अर्थ देखा। पद्धतिगत व्यक्तिवाद का उल्टा बता दो कौन सा होता है, और नव व्यक्तिवाद काय पे बल देता है, व्यक्तियों के समूह पे बल देता है, व्यक्ति की बजाय उसके समूह पे बल देता है। तो हमने एक छोटी सी सिर्फ शाब्दिक पृष्ठभूमि समझने की कोशिश की कि दबाव समूह ना कैसे कैसे राजनीति विज्ञान के अंदर घुसे, किस किसने घुसाए, क्योंकि चर्चा ना आज कई बार आएगी चर्चाएं हेर फेर के साथ। अब हम ना इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहली को काम ये करेंगे, सबसे जो सिंपल और मजेदार सा काम है कि दबाव समूह होते क्या है। कुछ नहीं करना, अगर आपके पास 20 परिभाषाएं हैं तो फाइनल कंक्लूजन हम एक ही परिभाषा में निकालेंगे, वो है पीटर ओडेगार्ड। पीटर ओडेगार्ड यूएस का था और वहां एक आंदोलन चला था शराबबंदी का। ऐसा एक आंदोलन अपने यहां भी चला था जब औरतों ने ताड़ी विरोधी आंदोलन, जब ताड़ियां वाड़ियां के थैलियां वेलियां पौवे वोवे सब फोड़ दिए थे ना, आंध्र प्रदेश में चला था। ऐसा आंदोलन गंगानगर के पास एक गांव है, वहां का भी बहुत फेमस है, कालियां करके गांव है। वहां की महिलाएं वहां क्या नहीं चलने देती, ठेका नहीं चलने देती। ऐसे ही एक गंगानगर के थे, वो एमएलए रह चुके हैं, पीछे उन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल की थी, उनकी डेथ हो गई थी, हाँ छाबड़ा जी की, है ना। तो इस व्यक्ति ने शराबबंदी आंदोलन का जो समूह था ना, उसकी रिसर्च कर रखी है यूएस का, पीटर ओडेगार्ड कहता है कि दबाव समूह क्या है, एक औपचारिक संगठन है। चलिए जी, एक औपचारिक संगठन है, समझ में आ गया। एक परिभाषा हो गई, इसके अंदर एक तत्व हो गया इसका महत्वपूर्ण। इस औपचारिक संगठन के कई हित होते हैं। जब हित समझ में नहीं आते तो अपन क्या कह लें, कई स्वार्थ होते हैं। इसके कई स्वार्थ होते हैं। इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो सरकार को या किसको प्रभावित करते हैं, प्रशासन को प्रभावित करते हैं। उनके ऊपर क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, तब बनते हैं दबाव समूह। सिंपल सी चीज है कि एक होगा संगठन जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे, एक अकेला तो बना नहीं सकेगा, तो बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक क्या बनाएंगे, औपचारिक संगठन बनाएंगे। औपचारिक संगठन उसको बोलते हैं, इसका एक कानून सा हो, इसका एक ऑफिस हो, उसके कुछ पदाधिकारी हो, निश्चित कार्य विधियां हो, जिसकी खुद की कुछ परंपराएं हो, ऐसे संगठनों को हम क्या बोलते हैं, औपचारिक संगठन बोलते हैं। इस औपचारिक संगठन का या तो एक हित हो सकता है या कई। ये संगठन बड़ा क्यों था, इसके एक हित या कई हित हो सकते हैं। अब अपन आपको समझें कि यही ले लेते हैं इस वाला महेंद्र सिंह टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन, भाकियू ले लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन एक औपचारिक संगठन था, इसका एक संविधान था, इसका एक अध्यक्ष हुआ करता था, इसके कार्यकर्ता हुआ करते थे, तहसील अध्यक्ष हुआ करते थे, इसकी कुछ प्रथाएं और परंपराएं थी, इसकी कुछ आस्थाएं थी। इसके कई हित और क्या हो सकते हैं, स्वार्थ। कई हित का तात्पर्य एक संगठन बनता इसलिए था कि उसके हित हो। इसका हित था कि किसानों को अच्छे भाव मिले फसल के, तो ये कितना हित हो गया, एक। दूसरा ये था कि उसको इनपुट न सस्ते मिले, आउटपुट महंगे बिके और इनपुट क्या मिले, डीएपी, यूरिया, डीजल वगैरह क्या मिले, सस्ते मिले। तो कितने हित हो गए, दो हित।
तीसरा ये था कि इनकी बिजली फ्री में मिले। तो ऐसे करके इनकी बहुत सारी मांगे हो सकती है, बहुत सारे हित हो सकते हैं, बहुत सारे स्वार्थ हो सकते हैं। इनके एक ही संगठन के बहुत सारे स्वार्थ होते हैं। फिर ये इन हितों की पूर्ति के लिए सरकार पे और नौकरशाही के ऊपर क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव बनाने के फिर कई तरीके हो सकते हैं। आप ज्ञापन दे दें, आप बार बार मिले उनसे, सरकार के पदाधिकारियों से जो आप कानून बनाते हैं, मांगों की पूर्ति करते हैं, उन लोगों से मिले आप हड़ताल कर दें, ज़्यादा नहीं काम हो रहा है तो आप रेल रोक लेते हैं, आप लॉबिंग करते हैं, आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप बम विस्फोट करते हैं। अब ये जो दल होते हैं आतंकवादी समूह, ये अपनी मांगों के लिए क्या करते हैं बताओ, हिंसा करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इनके अपने मांगे बनाने का। क्यों? इनको काम है सरकार को, प्रशासन को प्रभावित करना। जरूरी नहीं है कि प्रेम पूर्वक ये काम किया जाए, इसके लिए हिंसक गतिविधि भी ये अपनाते हैं। तो पीटर ओडेगार्ड कहता है अब सारी चीजें आ गई। ये होता है संगठन, उस संगठन के हित और हितों की पूर्ति कौन करेगा? तो इन पे क्या बना हुआ दबाव। तब एक क्या पूरा हो गया, दबाव है समूह हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। पीटर ओडेगार्ड की परिभाषा में सारी चीजें आ गई। अब हम देखें जो सबसे एक मजेदार क्वेश्चन उठता है, वो उठता है कि तुलना करो किस किस में, राजनीतिक दल में और दबाव समूह में। तो हम एक तरफ राजनीतिक दलों को ले लेते हैं और एक तरफ किसको ले लें, दबाव समूह। अब यहां से दबाव समूह आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएंगे कि दबाव समूह क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं। राजनीतिक दल आमतौर के होते ही क्या है, औपचारिक होते हैं। दबाव समूह है ना, आमतौर पे तो औपचारिक होते हैं, लेकिन कई बार है ना अनौपचारिक भी हो जाते हैं। आपने क्या किया कि आपकी क्लास सही नहीं चल रही थी, तो आपने 20 इकट्ठे हुए, एक समूह बनाया और ये कहा भी आज से अपन काम करें। कोई पदाधिकारी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई नियम कानून नहीं बनाए, अपने को सिर्फ क्या बनाना है, अच्छी क्लास के लिए प्रेशर बनाना है। तो आपने उसको 2-3 महीने तक उस प्रेशर ग्रुप को बनाए रखा, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया। तो कई बार ये क्या होते हैं, जरूरी नहीं औपचारिक ही हो, ये कई बार क्या होते हैं अनौपचारिक, कोई अध्यक्ष नहीं बनाते, कोई कानून का निर्धारण नहीं करते, बस ऐसे एक समूह साथ जुट जाता है। हाँ, दबाव जरूर बनाते हैं। तो ये औपचारिक भी हो सकते हैं और ये अनौपचारिक भी हो सकते हैं। अब एक अंतर देखें, राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े होते हैं, सत्ता से जुड़े होते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। दबाव समूह है ना, राजनीति से तो जुड़े होते हैं पर किस रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में। ये राजनीति ये भी करते हैं, मानते नहीं है ये। तो अपन एक बार सत्ता छोड़ते हैं, किसको करें, राजनीति। ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं और ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। हमें तो दलों का पता है, वे दल चुनाव भी लड़ेंगे, सारे काम करेंगे। ये अप्रत्यक्ष राजनीति कैसे करते हैं, ये राजनीति करते हैं लेकिन कहते नहीं है कि हम क्या करते हैं, राजनीति। सबसे पहले ये किसी भी दल को वहां से शुरू होते हैं जब उसको क्या दे देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं। बहुत सारे समूह, व्यापारियों के समूह, कई किसानों के समूह भी है, मजदूरों के समूह अपने लोगों को चंदा देते हैं। अब मैं तो कैसे चुनावी चंदा देते हैं, सुभाष जी गर्ग एक मंत्री है, तो चूंकि वो ना पहले इसमें हुआ करते थे हायर एजुकेशन के अंदर, तो उन्होंने चुनाव लड़ाना, तो शिक्षकों ने उनकी क्या की थी, मदद की थी। भाई वो भी शिक्षक रहे हैं पहले कॉलेज में, तो उनकी मदद की जाए। तो कुछ संगठन अपने समूह है ना, वो अपने लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। नंबर 1, चुनावी चंदा नहीं देते, एक काम और करते हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, टिकट वितरण को प्रभावित करते हैं कि आप इनको टिकट देना, टिकट वितरण को प्रभावित करते हैं। टिकट वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं जब क्या बन जाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तब ये दबाव बनाते हैं कि हमारे लोगों को क्या बनाया जाए, मंत्री। आपके नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? ये जो जाति क्या है, एक दबाव समूह है। क्या जाति अपने लोगों को चंदा नहीं देती, क्या देती है? क्या कहती है, हमारे लोगों को क्या दो, टिकट दो। अगर नहीं मिलती है ना, अगर ये बैलेंस गड़बड़ा देती है ना कई बार बीजेपी और कांग्रेस, तब राजस्थान में ना जाट गुजर और मीणा और ये सब हल्ला मचाने लगते हैं, हमारी टिकटें कहाँ भाई। फिर ये क्या कहती है, हमारे बंदे को क्या बनाओ, मंत्री बनाओ। फिर ये ना और एक काम करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव दबाव समूह चुनाव प्रचार भी करते हैं। अब मैंने बहुत बार देखा है कि एक ना कोई अखिल क्या पता कौन सी है, वो जाट मास, उसका अध्यक्ष है राजा राम मील,
वो ना पहले ना अपीलें जारी किया करता था कि अपने ना फलानी पार्टी की तरफ है, बाद में सब लोगों ने कहा नहीं हम सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र में हम किसी भी समूह के अंडर में नहीं है, हम फ्री राइडर्स हैं, क्योंकि हम हेग के, नोजिक के और किसके आदमी है, फ्रीडमैन के आदमी है, हम राजा राम के आदमी नहीं है। तो उन्होंने फ्री राइडर्स की मान लिया, तब वो नहीं मानते बात, लेकिन शुरू में ऐसा कुछ था। तो ये क्या करते हैं, चुनाव प्रचार भी करते हैं। तो देखिए राजनीति तो करते हैं ये, लेकिन कैसी करते हैं, तब इनके लिए कहते हैं कि ये रोटी खाना भी चाहते हैं और बचाना भी चाहते हैं, राजनीति करते भी हैं और राजनीति से दूर भी रहते हैं। ये तो अब अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इनका उद्देश्य क्या होता है बताओ, सत्ता प्राप्ति। इनका उद्देश्य कभी भी सत्ता प्राप्ति नहीं होता। ये क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कभी भी दबाव समूह चुनाव है ये तो लड़ाते हैं। और देखें इसमें ना इनका आकार क्या होता है, राजनीतिक दल का आकार बहुत ही बड़ा होता है। एक राजनीतिक दल में बहुत सारे क्या होते हैं, दबाव समूह आ सकते हैं। उसमें ना शिक्षकों का दबाव समूह कांग्रेस से जुड़ा हो सकता है, व्यापारियों का समूह कांग्रेस से जुड़ा हो सकता है, और आपका वकीलों का समूह, नारियों का समूह, ये भांति भांति के समूह किसमें समाहित हो जाते हैं, राजनीतिक दलों में। तो ये क्या करता है, फिर हितों का क्या करता है, समूहीकरण करता है। और ये क्या करते हैं, इनका आकार होता है छोटा। तो हमने बड़े और छोटे से देखे तो इनका आकार छोटा होता है। और ये हितों का बताओ क्या करते हैं, वेरी गुड, ये स्वरूपीकरण करते हैं, एग्रीगेशन आर्टिकुलेशन करते हैं। इन हितों अपनी मांगों को स्पष्ट करते हैं कि ये है हमारी मांगे। तो ये फिर क्या करते हैं, ये तो हितों को इकट्ठा करते हैं, ये करते हैं हितों का समूहीकरण, और वो करते हैं हितों का, ये बातें कौन बोला कि ये हितों का समूहीकरण करते हैं, हितों का समूह। आमंड अपने संरचनात्मक प्रकार्यता मॉडल में 4 इनपुट बताता है, 4 प्रकार ये बताता है, समाजीकरण और भर्ती, फिर दूसरे नंबर पे हितों का स्पष्टीकरण है, फिर हितों का समूहीकरण, और फिर आखिर में राजनीतिक संचार है। उसमें ये कहता है कि ये दल तो हितों का समूहीकरण करते हैं और ये हितों का स्पष्टीकरण करते हैं। अब एक और देखते हैं, एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, जबकि एक व्यक्ति के बहुत सारे हित होते हैं, इसलिए दबाव समूह के कहते होते हैं, बहुत सारे दबाव समूह का होता है वो। तो एक व्यक्ति कितने राजनीतिक दल से, एक ही राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, जबकि दबाव समूह उसके वो ज्यादा दबाव समूह से क्यों जुड़ा होता है बताओ, उसके हित क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अनेक दबाव समूह का सदस्य होता है एक ही व्यक्ति। कि आप कहते हैं ये सब मतलब आदमी धोखेबाज है, नहीं, धोखेबाज नहीं है, औरतें भी होती है। आदमी कहते हैं यहाँ क्यों ऐसे झलकने लगता है कि जैसे पुरुषों की चर्चा, इसलिए मैं सबकी चर्चा कर रहा हूं। अब चलते हैं, एक शिक्षिका है तो अपने लैंगिक हितों की पूर्ति के लिए वो बताओ कौन से संगठन का सदस्य बनेगी, नारीवादी संगठन का सदस्य बन जाएगी। अब वो शिक्षिका है तो जो अपनी तनख्वाह वाला और बाकी सारे मुद्दे हैं उनमें किसका सदस्य बनेगी, वो शिक्षक संघ की। फिर वो एक जाति से और जुड़ी हुई है तो काय की सदस्य बन जाएगी, जाति की। फिर एक धर्म से और जुड़ी हुई है तो काय की सदस्य बन जाएगी, धर्म की। फिर उसको ना बड़ी इच्छा होती है कि मैं ना प्लांट्स लगाऊं, पेड़ वेड़, तो बताओ कौन से संगठन के सदस्य बन जाएगी। फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं ना कुछ सेवा कार्य और करूं, कोई सेवा संगठन की और बन जाएगी। तो एक और तो बहुत सारे संगठनों क्या बन सकती है सदस्य, जैसे कौन बन सकता है, पुरुष। ये नहीं है कि महिलाओं के, तो ये नहीं है कि आप अग्रवादियों से पीछे नहीं जा सकते। वो ना वो कह रही है ना कि घरेलू मामले ही नहीं है, मामले क्या है, हाँ व्यक्तिगत है। तो ये सिर्फ नहीं, इनको घरों तक सीमित मत करो इनको, ये भी अपने दबाव समूह बनाएगी, अपने काम करेगी। तो ये अनेक दबाव समूह के सदस्य होते हैं। चलिए जी, हमने चर्चा की कि इनका अंतर देखने की कोशिश की, राजनीतिक दल और यहाँ से एक क्वेश्चन। अब आपके ना कतई इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाता है कि अंतर क्या है। इतना याद रखो कि ये दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह को भी चुनाव है नहीं लड़ते। संगठन होते हैं क्या, दोनों के संगठन होते ही हैं। राजनीतिक दल एक संगठन है और दबाव समूह एक संगठन है, बस ये औपचारिक होते हैं ये। अब एक और अंतर है कि राजनीतिक दल है ना, जब भी काम करते हैं तो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, चुनाव होते हैं संवैधानिक साधन, जबकि दबाव समूह क्या करते हैं, दोनों का। कुछ दबाव समूह है
वो क्या करते हैं, क्योंकि एक ही दबाव समूह दोनों तरीकों का उपयोग कर लेता है। अभी किसानों का जो आंदोलन था, अभी सिर्फ कौन से तरीके से चल रहा है, और अगर इनकी जब धैर्य की परीक्षा ली जाएगी तो हो सकता है ये धैर्य खो दे लंबे समय बाद, क्यों भूखा मरता बाद में क्या करेगा, कुछ तो करेगा। तो धैर्य खो देंगे तब कौन से साधन हो जाएंगे इनके? हाँ, तो ये संवैधानिक और असंवैधानिक कितने साधनों का प्रयोग करते हैं, दोनों का करते हैं। अब हम बड़े बड़े अंतर देख सकते हैं, एक बार चर्चा करते हैं। ये औपचारिक दबाव शून्य औपचारिक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करते हैं, सत्ता से नहीं जुड़े होते, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं ये। अब देखो राजनीतिक दल बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, ये सत्ता से सीधे जुड़े होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इनके एक व्यक्ति एक दल का सदस्य होता है, जबकि एक व्यक्ति अनेक दबाव समूह का। ये सत्ता पर ये अपने क्या करते हैं, संवैधानिक साधनों का और ये मांग पूर्ति के लिए दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। अब इस अंतर के बाद हम ये देखते हैं कि राजनीतिक ये जो दबाव समूह होते हैं ये टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकार करते हैं, तो मैं आपको पहले तो साधारण किसी भी थिंकर की चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको टाइप समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके नाम से फिर दिक्कत नहीं आए। कितने प्रकार के होते हैं दबाव समूह, इन्हें गड़बड़ हो सकते हैं, आपस में मिल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, अपन इंग्लिश में करेंगे, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में सिंपल है, हिंदी में बहुत ही पर्याय होंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरे होते हैं कौन से, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल नहीं करेंगे एक बार। एक होते हैं कम्युनल, फिर एक है आपके ये आपका जो बोलते हैं प्रमोशनल, एक है सेक्शनल। इतने करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, अभी रटना नहीं है अपने को, एक बार देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल ये वो हैं जो सरकार के अंदर पाए जाते हैं, ये वो समूह है जो इनसाइड होते हैं, तो इनको इनसाइड ग्रुप्स कहा जाता है। इनसाइड ग्रुप्स सरकार के कहां होते हैं, ये अंदर, जहां नीति बनती है ना उसके पास बैठे होते हैं, जहां नीति बनती है। तो ये जिसको आप ये कहते हैं ना, नौकरशाहों के जो संगठन होते हैं और किसके, सैन्य अधिकारियों के जो संगठन होते हैं, ये कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन के अंदर पाए जाते हैं, ये सरकार के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नौकरशाहों के संगठन, IAS के और सेना के उच्च अधिकारियों के जो संगठन होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल होते हैं। अब ये ना किन देशों में ज्यादा पाए जाते हैं, जिन देशों में सर्वाधिकारवाद ज्यादा होता है, या सर्वाधिकार या तानाशाही व्यवस्थाओं में ये ज्यादा होते हैं। बताओ क्यों, क्योंकि वहां नौकरशाह है ना वो सारा काम करते हैं और सेना लोगों को धमकाती रहती है तानाशाह के समर्थक में, तो ना ये वहां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, तो वहां आम जनता नहीं पहुंच पाती। तानाशाह तक और सर्वाधिकारवाद तक पहुंच किसकी होती है, बड़े बड़े नौकरशाहों की और किसकी, सेना अधिकारी, वही पहुंचते हैं वहां तक। तो ये ना बिल्कुल अंदर बैठे होते हैं, तब इनको कौन से ग्रुप और कहा जाता है, इनसाइड ग्रुप कहा जाता है इनको। ये संस्थान के अंदर पाए जाते हैं, इतना याद रखो, नौकरशाहों के और सैन्य के। और कौन सी व्यवस्थाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, जहां टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन और तानाशाही व्यवस्थाओं, डिक्टेटरशिप में ज्यादा मिलते हैं। ये संसार में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कौन से, एसोसिएशनल। ये तब आए जब क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। तो आपको औद्योगिकरण हुआ तो व्यवसायों का बहुत ज्यादा बंटवारा हो गया, बहुत सारे नए नए व्यवसाय पैदा हो गए। पहले तो एक ही व्यवसाय था, सारे लोग खेती करते थे, व्यापार थे, उसके बाद काम बहुत ही हो गए, क्योंकि अब ना स्पेशलाइजेशन आ गया, कार्य विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण आ गया। जब क्या आ गया, औद्योगिक, तभी तो कार्ल मार्क्स कहता है अलगाव आ गया, हर एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो गया छोटे छोटे कामों का। तो छोटे छोटे तो बहुत सारे समूह उजागर हो गए व्यवसाय के हिसाब से। तो इनका जो आधार होता है वो होता है इनके द्वारा किए जाने वाले क्या चीज, व्यवसाय। अपन देखेंगे यहाँ भी कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, ये व्यवसाय क्या करते हैं इसके हिसाब से बन गई है, इनको एसोसिएशनल बोलते हैं। अब आप पहचान सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, जो कौन से संगठन व्यवसायियों के संगठन है, यानी पूंजीपतियों के जो संगठन है,
कौन? किसानों के जो संगठन है, किसानी व्यवसाय है, शिक्षकों का संगठन, वकीलों के संगठन, मजदूरों के संगठन, ये इंटक, शीटू है ना, ये सब एटक, ये सब किसके संगठन है? मजदूरों के। किसानों के भी क्या था? भाक्यू, क्या था ना, ऐसे बहुत सारे शेतकारी संगठन था, ठीक है। ये सब किसानों के संगठन है। व्यवसायियों की फिक्की, इनका नाम सुना आपने? कॉमर्स चैम्बर इंडस्ट्री, कौन सी है वो? फिक्की, हाँ, वो इनके व्यवसायियों के संगठन है। ये ना व्यवसाय के आधार, कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, इसके आधार पे बनते हैं। वकीलों के संगठन कौन से संगठन होते हैं? हाँ, ये कैसा है? एसोसिएशनल है। डॉक्टरों के संगठन, इंजीनियरिंग के संगठन, एसोसिएशनल। तो ये ना व्यवसाय के आधार पे बनते हैं। तीसरे कौन से हो गए? ये इनको आपको देखने की, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये वहां पाए जाते हैं जहां क्या होता है? धर्म होता है। जहां क्या होती है? जाति महत्वपूर्ण होती है। ये किस पे बल देते हैं? परंपराओं के ऊपर। अगर आप इनको यूरोप में ढूंढना चाहो ना, तो आपको जो कैथोलिक देश है ना वहां मिलते हैं, इटली में और आयरलैंड में ये ज्यादा मिलते हैं। और अगर आप देखना चाहो, नहीं हम तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, बिना इनके देखेंगे, तो भी भारत में मिलते हैं, है ना, कम्युनल, जो धर्म और काय पे बनते हैं? जाति के आधार पे बनते हैं। रणवीर सेना कैसा संगठन है? कम्युनल संगठन है। दबाव शू है? अखिल राजस्थान क्षत्रिय महासभा कैसा संगठन है भाई? कम्युनल संगठन है। अखिल भारत गुर्जर कल्याण महासभा कैसा संगठन है? कम्युनल संगठन है, ठीक है। कौन सा? करणी सेना, हाँ, करणी सेना कम्युनल संगठन है, ठीक है। तो ये जो धर्म और जातियों, अच्छा अब चलते हैं आरएसएस। हाँ, मुझे पता था। आरएसएस कैसा संगठन है? आप बता दो चलो। कम्युनल संगठन है। बजरंग दल है, कम्युनल संगठन है। विश्व हिंदू परिषद है, कम्युनल संगठन है। धर्म और जाति के ये ना फिर कहां ज्यादा पाए जाते हैं बताओ? ये नरजातीय, ये श्वेत है, श्वेत के आधार पे बनते हैं। ये कौन से होते हैं? कम्युनल होते हैं। ये भी धर्म, जाति, श्वेत है, श्वेत नरजातीयता के आधार पे बनने वाले ये संगठन होते हैं। लैंगिक संगठन है, लैंगिक संगठन थोड़ा आगे कर लेंगे। कम्युनल नहीं होते, अलग प्रकार। पर्यावरणीय संगठन, इनका संकट रहता है, इनको कहां से मिल गए? ये कम्युनल नहीं होते। हाँ, ये सेक्शनल में आएंगे। देखिए, तो अब ये कहां पाए जाते हैं? ये तो यही शब्द है कि ये जहां बहुसंस्कृतिक जो देश होते हैं, या जहां इंद्रधनुषी संस्कृति पाई जाती है। देखिए, और तीन होती है। एक तो मेल्टिंग पॉट, जो कहां पाई जाती है? अमेरिका में। दूसरी है सैलेड बाउल, जो कहां पाई जाती है? और एक इंद्रधनुषी कहां पाई जाती है? इंद्र सातों रंग दिखते हैं अपने यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब है भाई भाई, ये अपने यहाँ दिखते हैं। इसको इंद्रधनुषी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब आगे सेक्शनल। सेक्शनल को कई बार फंक्शनल भी कहा जाता है। विशेष करके यूएसए में ना इन संगठनों को प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। मैंने प्राइवेट प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं लगाया इसके आगे? क्योंकि अमेरिका की चर्चा चल रही है। अमेरिका में प्रेशर ग्रुप नहीं यूज करते, वो काय का यूज करते हैं? इंटरेस्ट। ये प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है किसको? सेक्शन को। इनको सेक्शनल क्यों कहा जाता है? मुद्दा तो ये है क्योंकि ये क्या करते हैं? एक ही सेक्शन, आप हमारी कक्षा ना कई सेक्शनों में बंटी हुई है, तो समाज भी क्या है? बहुत सारे सेक्शनों में बंटा हुआ है। एक सेक्शन कौन सा है? लैंगिक सेक्शन है, पुरुष और महिला। ये सेक्शन ना किसी भी आधार पे गठित हो सकते हैं। इन मुद्दों को भी आप उठा के कहां ला सकते हैं? यहां ला सकते हैं। तो ये ना प्राइवेट क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ किसकी मांग उठाते हैं? अपने सेक्शन की ही मांग उठाते हैं। अब अखिल भारतीय पत्नी पीड़ित संघ है, जिसका मैं सक्रिय सदस्य हूं, बताओ ये कैसा संगठन है? आप बता दो चलो। ये सेक्शनल संगठन है, जो सिर्फ एक सेक्शन जो पीड़ित है बेचारे, उन बेचारों का संगठन है ये, ना एक सिर्फ एक सेक्शन का। तो ये सेक्शनल होते हैं, ये जो एक ही करते हैं। एक होते हैं कौन से?
प्रमोशनल। प्रमोशनल को वहां पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है यूएसए में। अब ये ना किसी एक के लिए नहीं बनते बल्कि पूरे समूह के लिए बनते हैं। अब ये पर्यावरण संरक्षण के जो संगठन है ग्रीन पीस वगैरह, ये बताओ किसके लिए? ये जो शांतिवादी आंदोलन चलते हैं प्रमोशनल होते हैं ये। तीसरा आप इसके ऊपर करो कि इनको बंद करो, अपने ये बनते हैं ना परमाणु ऊर्जागर, इनको बंद करने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं वो कैसे संगठन होते हैं? प्रमोशनल होते हैं। ये ना सबके हितों का प्रमोशन करते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रमोशनल। ये सिर्फ अपने हितों के लिए लड़ते हैं, वो कौन से होते हैं? सेक्शनल। सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, औरों के हित नहीं होते। अब अखिल भारतीय जो पति पीड़ित संघ है वो बताओ किसके लिए लड़ेगा? क्या वो शिक्षकों के लिए लड़ेगा, किसानों के लिए लड़ेगा? नहीं नहीं, वो सिर्फ किसके लिए लड़ेगा? अपने लिए लड़ेगा। और ये किसके लिए लड़ते हैं? सबके लिए। हमने सिर्फ बड़ा बड़ा समझने की कोशिश की। अब मैं आपको एक शब्द बोल दूं, एक होता है इनसाइड ग्रुप्स और एक होते हैं आउटसाइड। आपको इनसाइड में तो एक ही दिखेगा, इनमें कौन सा, और बाकी कौन से होते हैं? आउटसाइड होते हैं। अब आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, कतई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आ सकता है कि कौन से संगठन को कहां रखे, इस पे बहस हो सकती है, बाकी बहस का मुद्दा नहीं है। अपने छांटना आ गया इनको, अब रटना भी नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन बोलते हैं संस्था को, जो संस्था के अंदर रहते हैं वो कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशनल। जो व्यवसाय के आधार पे, काम के आधार पे बनते हैं वो एसोसिएशंस होते हैं। जो जाति धर्म पे कम्युनल, अपने कहते हैं कम्युनल राइट्स हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए, इनकी हिंदी सांप्रदायिक होती है। सेक्शनल जो सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करते हैं, प्रमोशनल जो सबकी चर्चा। वेरी गुड। अब आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, क्योंकि अब अपन कितने थिंकर करने वाले हैं जो इनका बंटवारा करते हैं। 3 या 4 थिंकरों की चर्चा कर लेंगे। अब देखिए थिंकरों की है, थिंकरों जबकि शब्द होता है थिंकर्स, है ना? चल, क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश जब मिक्स होती है तो ऐसा ही होता है। अब हम करेंगे तो इनका वर्गीकरण ही, क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन अब हम एक एक विचार को पकड़ेंगे। सबसे जो फेमस वर्गीकरण है ना वो किसका है? आमंड का है। आमंड में अपन ने किया था कि क्या करते हैं राजनीतिक दल, आप बता दो करते हैं? आमंड के अकॉर्डिंग हितों का स्पष्टीकरण करते हैं। इंग्लिश में बताओ। आर्टिकुलेशन मत करो। जब एग्रीगेशन आर्टिकुलेशन में फंस जाओ ना तो आपसे कई बार पूछा था आप अपने एग्रीगेट नंबर बताओ, समूह में जोड़ जाड़ के एग्रीगेट टोटल नंबर बताओ। तो टोटल करते हैं ना, तो वो तो करते हैं कौन? दल करते हैं। ये आर्टिकुलेशन करते हैं। तो होगा क्या वहां? स्पष्टीकरण, समूहीकरण, अजीब अजीब से शब्द आ जाते हैं कई बार। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ 2 शब्दों में इंग्लिश देख लो आप। आमंड कहता है कि ये करते हैं हितों का आर्टिकुलेशन, और ये 4 प्रकार के होते हैं। एक बार इनकी सीरीज पूछ ली, वो फिर वो डिलीट हो गया था क्वेश्चन, तो इनकी कोई सीरीज नहीं है 1 2 3 4 की। अपन को जैसे याद होगा वैसे ही करेंगे। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, दूसरे होते हैं एसोसिएशनल, तीसरे होते हैं नॉन एसोसिएशनल, और एक होते हैं कौन से? एनोमिक। बिल्कुल सिंपल है, आप पहचान इनको 2 को तो पहचानते हो, कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये 2 उदाहरण दे दो। इंस्टीट्यूशनल कौन से हैं? अंदर पाए जाते हैं, जहां से पॉलिसी बनते हैं उसके पास ही बैठे होते हैं। और तानाशाही व्यवस्था में ज्यादा कौन से? एसोसिएशन, व्यवसाय के आधार पर बने होते हैं। औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ता गया इनकी संख्या बढ़ती गई। कौन से देशों में ज्यादा मिलते हैं? ये विकसित देशों में, उदार पूंजीवादी देशों में ये कौन से मिलते हैं? एसोसिएशन। फिर आगे कौन से? जिनकी हम थोड़ी सी देर पहले कम्युनल के रूप में चर्चा कर चुके हैं, सांप्रदायिक के रूप में, वो कौन से हैं? नॉन एसोसिएशनल होते हैं। बताओ इनका आधार क्या होता है? हाँ, अब जाति भी हो सकता है, वो धर्म भी हो सकता है, नरजातीयता भी हो सकती है। अब अपन कह रहे थे ना कि बाकी जो समूह नजर नहीं आ रहे इनको कहां रखें? पर्यावरणीयवादियों को चलो अपने वहां तो प्रमोशनल में रख दिया था, गांधीवादी संगठनों को कहां रख दिया था? प्रमोशनल में। अब यहां कहां रखेंगे उनको? वो नॉन एसोसिएशनल होते हैं। तब आप बता सकते हैं
कि ये जो पर्यावरणीय संगठन होते हैं, ये शांतिवादी जो संगठन होते हैं, ये जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं, और इस एनर्जी को एटॉमिक एनर्जी की खिलाफत करने वाले जो संगठन होते हैं, तो शांतिवादी संगठन, गांधीवादी संगठन, पर्यावरणवादी संगठन, ये भी कौन से होते हैं? नॉन एसोसिएशनल। तो अब इनकी तो क्या चर्चा करें, ये कहां पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करें कि धार्मिक और जातीय भी इसमें आते हैं, निर्जातीयता वाले, रंग भेद वाले, तब आप तो क्या बताओ ये फिर कहां पाए जाते हैं? तो यूरोप के कितने देशों में? 2 देशों में, इटली में और आयरलैंड। इटली और आयरलैंड कैथोलिक प्रधान है। तो ईसाइयों के ना 2 समूह चलते हैं, एक तो कैथोलिक जो पुराने ईसाई हैं, फिर प्रोटेस्टेंट जो बाद में आए, प्रोटेस्ट करके आए, विरोध करके आए, वो सुधरे हुए ईसाई हैं, वो ब्रिटेन में, जर्मनी में यहाँ मिलते हैं। तो ये है धर्म और जाति के आधार पर बने हुए। एनोमिक, एनोमिक वो होते हैं जिनका कोई स्पष्ट रुख नहीं होता, इनका पता नहीं चलता, ये एकदम से ही इनकी कार्रवाइयां तो निश्चित होती है, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, इनके ये पहले से स्थापित होते हैं, बढ़िया होते हैं। ये न चलते चलते जो अहिंसक से क्या हो जाते हैं? हिंसक, जिनकी क्रिया विधियों का आप पहले से ही पता नहीं चला सकते। जैसे आप बंदर है, बंदर बताओ क्या करे, आपको तो पता है। अगर आप सोए हुए हैं ना, तो मान के चलिए कि 2-3 घंटे उठने वाले नहीं है। तो आप मानव की गतिविधियों को पता, बंदर का पता होता है क्या? कब छलांग लगाएगा, कब कहां जाएगा, ना कोई पता नहीं होता। ये ऐसे संगठन होते हैं, इनकी गतिविधियों का पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो कौन से संगठन? आमतौर के ऊपर वो संगठन जिनको हम कौन से बोलते हैं? आतंकवादी जो संगठन होते हैं ना, एनोमिक होते हैं। अब आतंकवादी संगठनों के नाम आप खूब सारे जानते हैं। अपने यहाँ तो ये तो उल्फा है, एक बब्बर खालसा चला करता था पंजाब में, जो खालिस्तान की मांग किया करता है। एक मिर्जो के इनके संगठन चला करते थे पहले। और सबसे बड़ा कौन सा? नक्सलवादियों का संगठन, माओवादियों का संगठन। ये सारे संगठन, ये आतंकवादी संगठन है। और वर्ल्ड लेवल के ऊपर खूब सारे हैं, फिर इनकी चर्चा करेंगे जब अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। अफगानिस्तान में चलाया बहुत एक बड़ा संगठन चला करता था, कौन सा? अल कायदा। ये कैसा संगठन है? एनोमिक संगठन है। चलिए, तो हमने कितने, आमंड ने कितने प्रकार के बताए? 4। अब आगे कि छात्रों के संगठन, तो देखिए मैंने लिख दिया होगा। अब छात्र संगठनों का मैंने तो गतिविधियां देखी, हालांकि कई पुस्तकों में बीएल फड़िया जी छात्र संगठनों को क्या मान रखा है? एनोमिक मान रखा है, तो अपनी मान लेते हैं। लेकिन ऐसा उलझाने वाला सवाल नहीं आएगा, क्योंकि छात्र संगठन है ना, अच्छे तो इसमें नजर आते हैं काय में, क्योंकि वो पढ़ाई भी क्या है, काम है। तो पर लेकिन कई जगह कहां लिखा था, क्योंकि गतिविधियों का पहले से क्या नहीं होता, पता नहीं होता। तो बीजेपी से जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन है एबीवीपी, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है एनएसयूआई, और सीपीआई-एम से जुड़ा है एसएफआई, और सीपीआई से जुड़ा है आईफा। ये सब संगठन है एनोमिक। तो आतंकवादी संगठन और छात्र संगठन इसमें आते हैं, एनोमिक में। अब क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो ये आ सकता है कि आपके ये 4 शब्द लिखे आ जाएंगे, और भारत के संदर्भ में कितने संगठन आएंगे इनके आगे? 4 संगठन आएंगे, 4 दबाव समूह जो बने हुए हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, या कोई भी फेमस हो सकते हो। अब आप इनको क्या करना होगा? मिलान करना होगा। अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार विरोधी जो मोर्चा था, बताओ वो कौन सा था इनमें? नॉन एसोसिएशनल में आएगा। अब तो आप समझ गए ना, तो ये था मुद्दा। ऐसे ना मिलान करने आ सकते हैं ऐसे संगठन आपके। तो 4 प्रकार के हमने संगठन वो किए जिनकी चर्चा कौन करता है? आमंड करता है। अब आप मुझे बता भी सकते हैं, आप देखिए वो जो मैंने शुरुआती बंटवारा किया था ना, उसको भूल जाओ, आपको याद करने के लिए नहीं था। वो सिर्फ मुद्दे को कि बाई चांस अगर आपके ये भी नाम लिखे आ जाएं तो आप उनको मिलान करना तो पता हो ना, तो बाकी सबकी चर्चा हो गई थी। कम्युनल आप देखते ही पहचान जाएंगे। आप 2 में दिक्कत आएगी, प्रमोशनल और सेक्शनल में इतनी दिक्कत आएगी। प्रमोशनल जो सबका प्रमोशन करते हैं, सेक्शनल जो अपने सेक्शन की सोचते हैं और की चर्चा नहीं करते। आमंड के बाद चर्चा करते हैं जीन बलांडेल की। जीन बलांडेल कहता है कि संगठन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कम्युनल, अब तो आप कहते ही समझ जाओगे, तो पृष्ठभूमि बनी हुई है। दूसरे होते हैं कौन से? एसोसिएशनल।
अब जो एसोसिएशन होती है खुद कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो ये क्या होते हैं? संरक्षणात्मक, प्रोटेक्टिव। गुड। अब मैं एक शब्द लिख देता हूं प्रोटेक्टिव, और दो शब्द ये लिखता हूं। देखो प्रोटेक्टिव का अर्थ बता दूं क्या होता है? जो सिर्फ अपने सदस्यों के हितों का प्रोटेक्शन करते हैं, औरों के हितों से उन्हें लेना देना नहीं होता, वो कौन से होते हैं? हाँ, प्रोटेक्टिव। अब मैं दो संगठन लिखूंगा यहां, आप इनको सेट करोगे। एक है प्रमोशनल और दूसरा है आपका, दो कराए थे, एक आपको सेक्शनल। अब ये बताओ ये काय में आएगा? प्रोटेक्टिव क्या में आएगा? हाँ, आप अपने हितों का संरक्षण कर रहे हैं, आप अपने सेक्शन के हितों का संरक्षण कर रहे हैं, तो इसके पर्याय शब्द है ये। अब एक और है उत्थानात्मक। अब बताओ, प्रमोशनल है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्रमोशनल। अब तो आगे ना समझ में। तो ये है प्रोटेक्टिव की है प्रमोशनल। अब मैं इनका नहीं बताऊंगा, ये एसोसिएशनल होते हैं। ये क्या काम करते हैं बताओ? ये सबके लिए करते हैं, अपने सदस्यों के लिए, अपने हितों के लिए ये करते हैं, और सबके लिए करते हैं वो ये। अब अपन इनकी चर्चा करते हैं, ये इनकी विशेषता देखते हैं, कम्युनल की विशेषता क्या होती है। अब आप ये बता सकते हैं कि है कौन से ये? धर्म, जाति, निर्जाति के आधार के ऊपर बने हुए। इनकी एक जो विशेषता है कि इनकी जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है? जन्म आधारित होती है। एक मजेदार चीज है कि क्या इनकी जो सदस्यता होती है, मैं दो ही चीजें पूछूंगा, ऐच्छिक होती है अनैच्छिक होती है? इनकी सदस्यता देख, दो शब्द है, ऐच्छिक वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। बताओ कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, क्योंकि आप कहां से घुस गए हैं इनमें? जन्म से ही। आप इनको ये नहीं है कि चलो आज एक जाति को छोड़ के ऐच्छिक सदस्यता दूसरी जाति में चलते हैं, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर आप अधिकांश तो जैसी क्या होने लगेगा, जब गरिमा का वितरण होने लगेगा तो आप अपनी अपनी छोड़ छाड़ के कहां पहुंच जाओगे? ऊपर वाले में। और जैसी नौकरी चाहिए कि फार्म भरे जाएंगे तब कहां पहुंच जाओगे? अच्छा, आरक्षण चाहिए सबको। हाँ। अब करते हैं दूसरा, इनकी सदस्यता क्या होती है? अनैच्छिक होती है। इनके व्यवहार का ना एक पैटर्न व्यवहार होता है, निश्चित व्यवहार होता है इनका व्यवहार बदलता नहीं है, तो ये पैटर्न व्यवहार करते हैं। ये कौन से? कम्युनल वाले। इनकी जो सदस्यता होती है ये बताओ कैसी होती है? ये ऐच्छिक सदस्यता वाले होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ये अंतर देखा हमने। अब जीन ब्लोंडेल का देखिए, दिक्कत यहां आती है जहां क्वेश्चन फैक्ट्स में बेस्ड आ जाता है। तो आमंड को याद कर लें आप जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आमतौर पे किससे आते हैं? आमंड पे। या तो ये चार पूछेंगे और एक और चीज घुसा देंगे, समझ तो क्या करेंगे आप बताओ? आमंड के चार: इंस्टीट्यूशनल, एसओ, नॉन एसोसिएशनल और एनोमिक। तीन तो ये दे देंगे और चौथा कोई जैसे प्रमोशन वाला वैसे शब्द डाल देंगे, तो शाब्दिक हेरफेर कर देंगे। या आम अच्छा क्वेश्चन तब बनता है जब चारों तो ऐसे लिखेंगे साइड में, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? बने हुए दबाव समूह लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या करवाएंगे? उनके साथ मिलान कराएंगे। अब आगे किसका? जीन ब्लोंडेल का। आप एक बार चर्चा कर लेते किस किस के? कम्युनल है और एसोसिएशन। एसोसिएशन खुद कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? हाँ, एक प्रोटेक्टिव वाले हैं और दूसरा प्रमोशनल है। एक और है पीटर ओडिगार्ड। पीटर ओडिगार्ड कहता है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेक्शनल और एक होते हैं कॉज। कॉज में कारण। सेक्शनल तो आपको नहीं बताने की आवश्यकता होगी। सेक्शनल कौन से होते हैं?
जो एक ही सेक्शन वर्ग के हितों के लिए बनते हैं वो सेक्शनल होते हैं। इनका नाम और दो सेक्शनल को एक। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसका पर्याय शब्द बताओ, इसका पर्याय। अभी अभी था। हाँ हाँ प्रोटेक्टिव है। इनको और क्या बोलेंगे अपन? प्रोटेक्टिव बोलेंगे, संरक्षणात्मक बोलेंगे, क्योंकि अपने हितों, सदस्यों के हितों का क्या करते हैं ये? प्रोटेक्शन करते हैं। ये फिर कोज कौन से होते हैं? ये अलग प्रकार के संगठन होते हैं। कोज वो संगठन होते हैं किसी निश्चित मुद्दे के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे ही मुद्दा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ये संगठन भी समाप्त हो जाता है। ये अस्थायी संगठन होते हैं जो थोड़े से समय के लिए बनते हैं और फिर समाप्त कर दिए जाते हैं। अब ऐसे संगठन है ना, मानगढ़ गांधी में बहुत ज्यादा बनते हैं। वहां जैसे नहर की सफाई नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या करेंगे? एक संगठन बना लेंगे किसान अपना, नहर सफाई संगठन। और जैसे ही नहर की सफाई हो जाएगी, संगठन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, आपकी गली की सफाई नहीं हो रही, आप सबने क्या बनाया? संगठन बनाया गली सफाई का। अब आप देखिए अच्छी तरह सफाई हो रही है, 2-1 साल बाद वो संगठन समाप्त हो जाता है। तो ये कोज वो संगठन होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं और मांग पूरी होते ही क्या हो जाते हैं? जैसे आपके गांव में ठेका बंद करने का संगठन बनाया, भी ठेका क्या करो? गांव में बंद करो। अब ठेका बंद हो गया तो बताओ संगठन क्या करेगा? वो समाप्त हो जाएगा। तो ये कौन से संगठन होते हैं? कोज होते हैं, जो थोड़े से समय के लिए मांग की पूर्ति के लिए बनते हैं। जैसे मांग पूर्ति हो जाती है, क्या हो जाता है? संगठन भी चला जाता है आपका। ये किसने बताया? पीटर ओडेगार्ड ने। पीटर ओडेगार्ड ने जिस शराबबंदी आंदोलन की चर्चा की थी, उस वो बताओ कौन सा संगठन था उसका, वो जिसकी वो चर्चा करता था? कोज था वो। एक और व्यक्ति के पास चलते हैं, और वो व्यक्ति है मॉरिस दुवर्जर। बताओ कहां का है मॉरिस दुवर्जर? देखिए मॉरिस दुवर्जर फ्रांस का है। और अगर आप इसके ऊपर पक्का कितना क्वेश्चन आएगा? एक। राजनीतिक दलों से संबंधित इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये कहता है संख्या के आधार पर राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? 2। बताओ, कैडर एंड मास। फिर ये अपनी संरचना के आधार के ऊपर, इनर सर्किल के आधार के ऊपर कितने प्रकार के होते हैं? 4। बताओ। कॉक्स से शुरू होता है, कॉक्स, ब्रांच, सेल और मिलिशिया। ये 4 प्रकार हो गए। फिर ये क्या नहीं है? एक और आधार है इनका। हाँ, ये पैदा कैसे होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे, आंतरिक और बाह्य। यही मॉरिस दुवर्जर कहता है कि एक आभासी दबाव समूह और होते हैं, सूडो, या इनको क्या बोले? कृत्रिम दबाव समूह होते हैं। ये वो दबाव समूह होते हैं जो सरकार पे दबाव अपने लिए नहीं बनाते, बल्कि किसी दूसरों के लिए बनाते हैं, ठेका लेते हैं दबाव बनाने का। और ऐसे संगठन है पैसे लेके और किसी और के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं। अमेरिका में ये संगठन ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से? आभासी और कृत्रिम संगठन। ये किसी और के लिए काम करते हैं, पैसा लेके, और ये काम करते हैं ऐसे। ये जो लॉबिंग करते हैं ना, जो लोग लॉबिंग नाम नहीं सुना आपने? अभी चर्चा करेंगे। हाँ, यूएसए में ज्यादा चलती है। ये लॉबिंग जो करने वाले संगठन होते हैं, ये कैसे होते हैं? आभासी और कृत्रिम। इनके खुद के हित नहीं होते, बल्कि ना औरों के लिए काम करते हैं। तो वो ऐसे संगठन जो औरों के हितों के लिए, औरों की मांगों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। मॉरिस दुवर्जर उनको आभासी या कौन सा बोलता है? कृत्रिम संगठन बोलता है। तो ये तो हमने वर्गीकरण किया कितने लोगों का? 4 का। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो 2 को जरूर याद रखें। एक तो आमंड को, और एक इतना याद रखना है कि कृत्रिम या आभासी दबाव समूह की चर्चा कौन करता है? मॉरिस दुवर्जर करता है। आमंड के 4 याद है? एक बार चर्चा करते हैं, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनोमिक। अब अगली जो चर्चा है अपनी, अपन मॉडल्स करेंगे कि दबाव समूह है, इसके कितने मॉडल हैं, कितने प्रतिमान मिलते हैं, विभिन्न विभिन्न समय में कौन कौन से मॉडल आए। तो अब अपन इनके मॉडल्स की चर्चा करेंगे। तो अपन 3 मॉडल्स करेंगे इनके। एक हम करेंगे प्लूरलिस्ट मॉडल। कौन सा? बहुलवादी मॉडल। एक करेंगे अपन कॉरपोरेट को बोलते हैं निगमवादी मॉडल। बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, निगमवादी मॉडल। और तीसरा करेंगे न्यू राइट्स मॉडल, नव दक्षिण पंथ मॉडल।
निगमवादी मॉडल, न्यू राइट्स बोलते हैं इनको। चलिए सबसे पहले किसकी चर्चा करें? बहुलवादी मॉडल की पहले चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा हो चुकी है पहले। कौन से मॉडल की? ये कहते हैं कि एक समाज में बहुत सारे क्या होते हैं? दबाव समूह होते हैं। वो एक दूसरे की शक्ति को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। समाज की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि बहुत सारे समूह में बराबर मात्रा में बंटी होती है। तो कौन कहता है प्रति संतुलनकारी वाला? जे के गाल्ब्रेख्त। ये था बहुलवादी मॉडल। इसकी शुरुआत होती है जब एक व्यक्ति कहता है कि अगर आपको राजनीति को समझना है तो औपचारिक संस्थाओं को छोड़ो। कौन सी संस्थाएं? देखो अनौपचारिक, और समूह के साथ साथ उनकी प्रोसेस और देखो आप। आर्थर बेंटले। आगे बढ़ते गए, बहुलवाद आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और आगे बढ़े व्यवहारवाद, व्यवस्थावाद आ गया, और ट्रूमैन आ गया, रॉबर्ट डेल आ गया, लिंडब्लोम वगैरह आ गए। ये सब चर्चा चली तो कौन सा मॉडल आया? बहुलवादी मॉडल आया। अब एक और मॉडल है, कौन सा? निगमवादी मॉडल। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ तो ये निगमवादी मॉडल, कॉर्पोरेट मॉडल आया। बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है। ये त्रिपक्षीयकरण, ट्रिपलिज्म के ऊपर फेथ करता है। अब ये त्रिपक्षीयवाद क्या है? कि ना तीन पक्ष होते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण हो गया। कॉर्पोरेट निगमवाद का संबंध औद्योगिकरण से, उन देशों में औद्योगिकरण ज्यादा पाया जाता है, कि वहां ना तीन चीजें होती है। जो राजनीति में वहां आपको तीन चीजों को समझना होता है। एक तो आपको सरकार को समझना होता है, सरकार के साथ साथ एक होते हैं वो व्यावसायिक समूह, और दूसरे होते हैं मजदूरों के समूह। बस ये आपस में करते रहते हैं, काम चलता रहता है। तीन ही चीजें होती है। निगमवाद में कितनी चीजें होती है? तीन। कौन कौन से समूह? एक होती सरकार। सरकार में दखलंदाजी दो समूह रखते हैं, बताओ कौन कौन से? व्यवसायियों के समूह और मजदूरों के समूह। ब्रिटेन में चलते हैं, आपको फट से समझ में आ जाए वहां क्या लागू है, बताओ। मैं तो नहीं बताऊंगा। निगमवाद लागू है नहीं है? वहां दो पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टियां? एक तो कंजर्वेटिव है और लिबरल, पहले लिबरल हुआ करती थी। ये दोनों मिलके और किसके हितों को बढ़ावा दिया करती थी? पूंजीपतियों के, व्यवसायियों के हितों को। फिर ना ये मिल आ गया, टीएच ग्रीन आ गया, और फिर डरा दिया किसने? कार्ल मार्क्स ने। फिर राज्य ना पुनर्वितरण करने लगा और मजदूर क्या हो गए? हावी हो गए। तब कौन सी पार्टी बनी? लेबर। तो लेबर पार्टी है ना, ये मजदूरों के दबाव समूह कौन सी पार्टी को जिताते थे? लेबर पार्टी को। तब राज्य कैसा बना? कल्याणकारी बना। तो हमने देखा ना तीन ही चीजें, एक तो सरकार है, फिर और कुछ कौन है उसके पीछे? व्यवसायिक समूह है, या कौन से समूह है? मजदूरों के, ट्रेड यूनियंस है। ट्रेड यूनियंस मजदूरों के समूह को बोलते हैं। कई बार ऐसा लगता है ट्रेड यूनियन किसको बोला जाता है? ट्रेड करने वाली यूनियन को, व्यापार नहीं, दबाव। इसके मजदूरों के समूह को क्या बोला जाता है? ट्रेड यूनियंस। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि ये जैसे जैसे क्या बढ़ा? औद्योगिकरण बढ़ा। औद्योगिकरण बढ़ा तो कई चीजें गायब हो गई। देखो, एक तो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में क्या गायब हो गई? कृषि। दूसरा, उच्च वर्गीय समूह के रूप में कौन गायब हो गए? सामंत। शोषित वर्ग के रूप में कौन चले गए? किसान। खेती नहीं बची तो किसान क्या करेगा? और इसके साथ साथ एक चीज और चली गई, बताओ क्या चला गया? राजतंत्र चला गया। ये इंटरकनेक्टेड चीजें, एग्रीकल्चर, सामंत, किसान और राजतंत्र। फिर क्या हुआ? औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण आया तो कृषि की जगह क्या आ गए? उद्योग। सामंत की जगह क्या आ गए? पूंजीपति। किसान की जगह क्या आ गए? मजदूर आ गए। और राजतंत्र की जगह क्या आ गया? लोकतंत्र। तो अपने तीनों चीजें करना यही है बस। अब इसमें आप किसको शामिल कर लो? उद्योगों को छोड़ देते हैं। समूह की चर्चा कर रहे हैं ना अपन, तो समूह फिर दो ही बचे ना, पूंजीवादी बचे और कौन बचे? मजदूर। और एक प्रभावित करने के लिए किसको प्रभावित करेंगे? सरकार को। तो निगमवाद पूंजीपतियों पे और किस पे केंद्रित रहता है? ये इसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने काम करते हैं? दो। एक पूंजीपति काम करता है, उसके आदमी यानी मजदूर काम करते हैं। सरकार में
ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकतांत्रिक औद्योगिक सरकारों में, मजदूर और पूंजीपति। अब आया नव दक्षिण पंथ। नव दक्षिण पंथ आया 1980 के बाद, और इसको लाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? हेयक की। फिर रीगनवाद आया और थेचरवाद आया। समझ में आ गए? 80 से 90 के बीच ही रहा था रीगन राष्ट्रपति। 80 से 90 में प्रधानमंत्री रही यूके की, कौन है? मार्गरेट थेचर। रीगन कहाँ का रहा? अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। तो फिर ना जैसे नव दक्षिण पंथ आया, इसने एक नया कंसेप्ट लाया ये, और उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं कौन सा? फ्री राइडर। नव दक्षिण पंथ है, ये बल देता है काय के ऊपर? पद्धतिगत व्यक्तिवाद के ऊपर। ये बल देता है काय के ऊपर? बाजारवाद के ऊपर, खुलेपन के ऊपर जोर देता है ये, खुले प्रतियोगिता के ऊपर बल देता है ये। और बताओ और काय पे बल देगा? मिनिमल स्टेट पे बल देगा और योग्यता पे बल देगा। अब ये शब्द बताओ इंटरकनेक्टेड है या नहीं है? पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं व्यक्तिवाद, बाजारवाद, खुलापन, प्रतियोगिता। वितरण का आधार क्या होगा? योग्यता। राज्य होगा रात्रि प्रहरी राज्य, राज्य होगा पुलिस राज्य, राज्य होगा मिनिमल स्टेट। अब समझ में आ गया? इन्होंने फ्री राइडर्स की कहा कि आप किसी भी संगठन के सदस्य मत बनिए। अगर आप संगठन के सदस्य बन जाते हैं तब आपको किसकी बात माननी होगी? संगठन की बात माननी। तो जब ये आए ना, तो उसके बाद पूंजीपतियों के समूह भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बचे, मजदूरों के समूह तो हो ही क्या गए, समाप्ति हो गई। जब क्या आया? नव दक्षिण पंथ आया। 80 के बाद आपको मजदूर समूह का क्या दिखाई देगा? संसार में इनका डिक्लाइन शुरू देगा। आपको देखेगा ये डिके हो गया, इनका पतन होना शुरू होता है। तो नव दक्षिण पंथ आया, ये किसका विरोध करता है? निगमवाद का। निगमवाद किस किस के समूह को? ट्रेड यूनियंस को बहुत महत्व देता है, और किसको? पूंजीपतियों के समूह को। और ये बोला आप किसी के सदस्य नहीं बनेंगे, आप क्या करें? फ्री राइडिंग करें। तो आप जितनी फ्री राइडिंग करेंगे आपका विकास उतना ही ज्यादा होगा। अगर संगठन से आप बंध गए ना, तब आपको किसकी बातें माननी होगी? जो व्यक्तिवाद के लिए घातक होगा, आपके लिए प्रतियोगिता के लिए घातक होगा। क्या नहीं होगा? वहां खुलापन नहीं होगा। तो फिर ये नव दक्षिण पंथ है, ये दबाव समूह का समर्थक है या विरोधी है? एक नया मॉडल है जो दबाव समूह को मानता नहीं है। और कौन सी संकल्पना को बढ़ावा देता है? फ्री राइडर्स को बढ़ावा देता है। फ्री राइडर्स, खुले घूमो। आपको किसी भी संगठन का सदस्य बनने की, अगर आप ये क्यों नहीं कहता कि किसी संगठन का सदस्य क्यों नहीं बनने देता है? बस गुड वही मुद्दा है, आपकी स्वतंत्रता, आपका व्यक्तिवाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता है आप जितने ज्यादा फ्री राइडिंग करेंगे आप उतने ज्यादा आनंद उठा पाएंगे। संगठन से जुड़ने के बाद आपकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं वो कम हो जाती है, और आपको समूह है ना फिर प्रभावित करता है अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए। तो नव दक्षिण पंथ ने फ्री राइडर्स को बढ़ावा दिया। आप मुझे बता सकते हो नव दक्षिण पंथी कोई? लॉजिक है, हेयक है, मिल्टन फ्रीडमैन है। ठीक है। बर्लिन में ना अजीब सा व्यक्ति, इनको छोड़ दिया करो। कई बार हमने दबाव समूह के 3 ही मॉडल किए हैं। एक तो कहते ना बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, वो कौन सा मॉडल है? बहुलवादी मॉडल है। उसमें कुछ तो कहते हैं इनकी शक्तियां बराबर होती है, और कुछ कहता है पलड़ा कुछ के पक्ष में झुका होता है, लेकिन होती पॉलीआर्की है। पॉलीआर्की बहुत सारे होते हैं लेकिन चलती कुछ की है। तो एक तो कहते हैं सबकी चलती है, एक नहीं होते तो बहुत सारे चलती कुछ की। वो पॉलीआर्की वाले लिंडब्लोम और रॉबर्ट डेल वगैरह। फिर दूसरे निगमवादी, वो बोला नहीं कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक तो मजदूर होते हैं और एक पूंजीपति। तीसरे कहते हैं होते ही नहीं है, फ्री राइडर्स। तो 3 अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, 2 ही हैं, है ही नहीं। तो कितने मॉडल बने? 3। कौन कौन से? बहुलवादी, कॉर्पोरेट और न्यू राइट्स वाले, नव दक्षिण पंथ वाले। अब हम उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उदाहरणात्मक और समझ आधारित क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो दबाव समूह की संख्या को कह लो नहीं, उनकी कार्य प्रणाली को, उनकी संरचना को, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखा जाता है, को प्रभावित करते हैं, उनकी उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। उत्पत्ति और लिख देता हूं। अब इन शब्दों को समझे, पहले हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं
जो इनकी संख्या को कम और क्या करती है, ज्यादा। कुछ देशों में बहुत होते हैं, कुछ देशों में होते ही नहीं है। कुछ देशों में बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, कुछ देशों में पैदा नहीं होते। कई जगह इनकी कार्य प्रणालियां बड़ी इज्जत से देखी जाती है, कई जगह इनको क्या है, डिमोरलाइज किया जाता है। ये संरचना इनकी कैसी होती है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। मैं एक व्यक्ति का बोल रहा हूं, ये कार्ल जे फ्रेडरिक का है, कि इसका डायलॉग बहुत फेमस है कि क्या तो हो कूड़ा ढोने वाले और या हो कोई राजनीति विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी, सारे के सारे लोग दबाव समूहों को हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि दबाव समूह ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार को नष्ट करते हैं। अभी परिभाषा जैसी ना, मुझे कल ये एक मैसेज मारना कि परिभाषा कार्ल जे फ्रेडरिक की है शायद, हाँ एक बार देख लेंगे, शायद ये कार्ल जे फ्रेडरिक की परिभाषा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ मैं आपको ये समझा दूं, कल अपन चर्चा कर लेंगे। 50-50 है, 80-20 है। कई बार थिंकर का नाम भूल जाते हैं कि क्या है, हाँ, कि चाहे मजदूर हो और चाहे कौन हो, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हो, सारे के सारे लोग राजनीतिक इसको दबाव समूह को किस दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये क्या करते हैं बताओ, लोकतंत्र के आधार को कमजोर करते हैं। अब अपन चलते हैं, लोकतंत्र का आधार को कमजोर क्यों करते हैं? क्योंकि फिर ये लगता है कि आदमी नहीं चला रहा है, कुछ समूह क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को चला रहे हैं। जैसे मैं ये शब्द कहता हूं कि अडानी और अंबानी का समूह, अब बताओ ये नहीं ये चीजें चली या नहीं चली? कौन सी? कि चाहे राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हो चाहे मजदूर हो, वो किसको हे दृष्टि से देखेगा? दबाव समूह को। क्यों देखेगा? क्योंकि उनको ये लगता है कि लोकतंत्र के आधार को ये कमजोर करते हैं। लोकतंत्र का अच्छा लोकतंत्र होता है तो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ होता है, और ये लोकतंत्र को दबाव समूह क्या करते हैं? सीमित। लोकतंत्र वो होता है जिसमें सबके हितों की पूर्ति होती है। लेकिन जब दबाव समूह प्रभावी हो जाते हैं, सिर्फ किसके हितों की पूर्ति होती है? दबाव समूह के हितों की पूर्ति होती है। जब आरएसएस प्रभावित करने लगता है सरकार को, तो अब बताओ लोकतंत्र का आधार विस्तृत होता जा रहा है, कम हो जाता है, सीमित हो जाता है। बस यही कौन कहना चाह रहा है? फ्रेडरिक कहना चाह रहा है। एक छोटी सी परिभाषा हमने मजेदार सी देखी। अब हम उन्हीं चीजों को चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, इनको कैसी नजर से देखा जाता है, इनको गालियां निकाली जाती है, इनकी पूजा की जाती है, तो किन किन चीजों से ये चीजें प्रभावित होती है, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इनके ऊपर 4 चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक तो किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्कृति होती है ना, इसका प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिकल कल्चर का। अब राजनीतिक संस्कृति हर एक देश की क्या होती है? अलग अलग होती है। अब 2 देशों का हम उदाहरण ले लेते हैं, किसकी? यूएसए का, और किसका उदाहरण ले ले? फ्रांस का। यूएसए में यह माना जाता है कि राजनीति है ना, ये आर्थर बेंटले वाले स्टाइल में चलती है। कौन से स्टाइल में? आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले कौन सा स्टाइल कहता है राजनीति का? अंतर समूह संघर्ष होता है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। बहुत सारे समूह होते हैं, वो आपस में अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। सरकार क्या करती है? रेफरी का काम करती है। अमेरिका के हम तो रेफरी हैं, विभिन्न समूह आपस में प्रतियोगिता करेंगे अपने हितों की पूर्ति के लिए, वो हमें प्रभावित करेंगे, और हम जिनसे प्रभावित हो जाएंगे उनकी मांगों को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो आर्थर बेंटले स्टाइल में चलती है। कहाँ की? यूएसए की। यहाँ बुरा नहीं माना जाता किसको? दबाव समूह को, क्योंकि आर्थर बेंटले का समूह तो है जो राजनीति को चलाते हैं। ये हाँ बिल्कुल सही है, समूह चला रहे हैं राजनीति को। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस में जैकोबियनवाद चलता है, चर्चा कर लेंगे। फ्रांस में डायरेक्ट एक्शन चलता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई चलती है। जैकोबियनवाद 1789 में क्रांति हो गई, कहां? फ्रांस में। और वहां फिर राज आया किसका? जैकोबियंस का, संगठन का। जैकोबियंस वो संगठन था, जैसे अपने आरएसएस है ना, वैसे एक संगठन था। ये ना एक पतली सी पजामी पहनते थे, अलग प्रकार की हैट पहनते थे,
इनका स्पष्ट से अलग दिखते थे कि ये कौन है, जैकोबियंस है। ये न चाय की थड़ियों के ऊपर बहस करने वाले समूह थे शुरू के अंदर, जो फ्रांस की बिगड़ती हुई हालत के ऊपर क्या करते थे, चर्चा करते थे और अपने आधार को विस्तृत करते थे। ये था चाय की थड़ियों से जो चर्चा शुरू हुई, कहवा घरों से और कॉफी घरों से चर्चा शुरू हुई, ये ना बाद में बढ़ गई। बहुत सारे लोग ना वैसे घुटने वाली वो पैंट सी पहनने लगे और अपने आप को क्या करने लगे, जैकोबियन। जैकोबियन वो थे जो राजतंत्र की क्या किया करते थे, खिलाफत, सामंतवाद की खिलाफत, और समाज में जो ऊंच नीच है ना उसकी खिलाफत किया करते थे। और ये कई बार जब इकट्ठे हो जाते थे रूसों की चर्चा किया करते थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की। तो ये क्लब था दरअसल, ये जैकोबियन है क्लब। इस क्लब में ना ये बढ़ता गया। बाद में जब फ्रांस की क्रांति हो गई ना, तो इस क्लब ने साल भर बाद सत्ता पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इनका अध्यक्ष हुआ करता था रोबेस्पियर, जैकोबियन का, ठीक है, जैकोबियन क्लब का हेड था वो, वहां का राष्ट्रपति बन गया। और जैकोबियन ने ना फिर बहुत भारी मात्रा में ना अत्याचार किया। हाँ, ये जो गिलोटिन पढ़ते हैं ये जैकोबियन के टाइम ही आई थी। गिलोटिन डॉक्टर था कोई, है ना, आगे चर्चा कर लेंगे जब गिलोटिन की चर्चा आएगी। चलो मजेदार ही चर्चा है। सबको गिलोटिन की कहानी पता है क्या? गिलोटिन एक डॉक्टर था। तो ये जैकोबियन का अध्यक्ष जो राष्ट्रपति वो कौन बना, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने कहा देखो अपना फिक्स शेड्यूल सिस्टम है भी, अपने को समाज में क्या स्थापित करनी है, समानता स्थापित करनी है। तो कोई भी बोलता था कि यार ये समानता ऐसे आएगी, अच्छा तेरे को ज्यादा पता है क्या, उसको मार दिया करता था। तो उसको ना अपने बहुत सारे विरोधियों का ना बहाना ले लेके मारना था। स्वतंत्रता, समानता, कई कह रहे नहीं बंधुत्व को खराब कर रहा है कि इसको मार दो। अब बंधुत्व की क्या परिभाषा है भाई? तो कुल मिला के उसका उद्देश्य था कि आतंक का राज स्थापित किया उसने। अब आतंक का राज स्थापित करने के लिए उसको बहुत सारे लोग मारने थे ना। उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि लोगों को मारा कैसे जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में तलवार से काटना दिक्कत आती थी। तो एक व्यक्ति आया एक दिन उसके पास, डॉक्टर गिलोटिन। वो डॉक्टर गिलोटिन बोला कि रोबेस्पियर मैं ना बहुत जोरदार चीज लाया हूँ, यहाँ बता। वो जैकोबियन क्लब का मेंबर था डॉक्टर गिलोटिन भी। तो क्या तेरे को आदमी मारने बहुत ही, और मैंने बनाई ये मशीन है। कि क्या होता है बताओ उसमें? कि कुछ नहीं है, इसमें दो लकड़ियां ऐसे रखी हुई है, बीच में गैप है। तो ऐसे करे एक आदमी को खड़ा कर उसकी ऐसे क्या रख दे, गर्दन, ऊपर से क्या आएगा, एक हथौड़ा सा आएगा। वो हथौड़ा कहाँ गिरेगा, उसके गर्दन। तो उसकी गर्दन ना टूट जाएगी, क्योंकि कहाँ रखी होगी, बीच में गैप है, ऐसे गैप होगा, उसमें गर्दन फंसा दो, ऊपर से चोट मारोगे तो गर्दन क्या करेगी, टूट जाएगी, मर जाएगा वो। तो बोला यार गुलेटिन नहीं बोला, वो सीधा गुलेटिन या झूठ ना बोल गए, ऐसे बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोल रहा, बाप की सौगंध है, मरता है आदमी से। वो बोला ना ना नहीं मरता इससे। वो क्या मरता है? मैंने बताया नहीं यार, मैंने देखा है, मैंने इसको कुछ चीजें रखे देखी, एक पुतला रख के देखा, उसका इतनी मजबूत गर्दन थी कि चलो चेक करो रे। तो सबसे पहले उसको चढ़ाया किसको गया था, उसी को चढ़ाया गया था। तो एकदम से जब मारना होता है ना, तब अपन क्या बोलते हैं, गिलोटिन बोलते हैं। तो तब अपने ना जहां एकदम से कानून को सारी बहस बंद करो, अब तो क्या होगी इसके ऊपर, वोटिंग होगी सीधी, तब अपन क्या बोलते हैं, क्या हो गया, गिलोटिन हो गया। तब से गिलोटिन वहां से शब्द आया, किसी चीज को एकदम से करना। तो हम तो चर्चा काय की कर रहे हैं, जैकोबियंस की। तो जैकोबियंस यहाँ कोई फिर सामने बोलता नहीं है, तो वो कौन सी पद्धति होगी? तो जहां जैकोबियंस चलते हैं तो आप जैकोबियंस के सामने बोल सकते हैं क्या? यहाँ तो आर्थर बेंटले कहता है बोलेंगे, कौन बोलेंगे, दबाव समूह बोलेंगे। और यहाँ अगर दबाव समूह बोल गया, क्योंकि फ्रांस में ये चलता है तब से ही, क्या चलता है, जैकोबियनवाद। यहाँ कोई समूह को बोलने नहीं देते, नंबर एक। दूसरा एक और है, दबाव समूह होते हैं ना, ये आपस में प्रति संतुलनकारी शक्तियां होती है, एक दूसरे के साथ है ना संतुलन बनाए रखते हैं। ये फ्रांस में कोई संतुलन नहीं होता, तभी तो 4 बार संविधान क्या किया, फाड़ दिया, एक तरफा चलते हैं ये। अगर इनको काम करना होता ना, तो ये नहीं है कि आपसे समझौता कर लेंगे, समझौता नहीं करते यहाँ समूह, सीधे क्या करते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मार काट शुरू कर देते हैं। ये नहीं था कि भी सामंत और ये पूंजीपति मजदूर और सारे बैठ के ना, और 1789 की क्रांति से पहले समझौता करे, समझौता नहीं करते, ये हमेशा क्रांति छेड़ देते हैं। तो जहां प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है ना, वहां समूहों का महत्व नहीं होता, क्योंकि समूह होता है एक दूसरे से बात करके राजनीति करते हैं। और फ्रांस में बातचीत का तो मतलब ही नहीं है, ये तो एक्शन पहले लेंगे। तो फ्रांस में ना इनको ना अच्छा नहीं माना जाता कि इनको दबाव समूह को, क्योंकि वहां की कल्चर कैसी है, जैकोबियन है और कैसी है, प्रत्यक्ष। यह ना शांति है, बातचीत वाली है, विभिन्न समूह बातचीत करते हैं, इसलिए उनकी वहां ज्यादा वैल्यू है। यूएसए में बहुत ज्यादा चलते हैं, कहाँ नहीं चलते,
फ्रांस में नहीं चलते, क्योंकि वहां इनको हे दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ कल्चर ही ऐसी है। दूसरी है कौन सी संरचना, संस्थानात्मक संरचना कैसी है। अब ये कई बार तो ये नहीं समझ में आता संस्थानात्मक संरचना क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर है कैसा है। अब ये कई प्रकार का हो सकता है ना, किसी देश में ये कैसा पाया जाए, अध्यक्षात्मक पाया जाए, ये भी तो हो सकता है, और किसी देश में कैसा पाया जाए, संसदात्मक पाया जाए। हो सकता है किसी देश में सर्वाधिकारवाद हो और किसी देश में उदार लोकतंत्र हो, किसी में संघवाद हो सकता है और किसी में एकाधिकार हो सकता है। तो संस्थाओं की संरचना क्या हो सकती है, कई प्रकार से हो सकती है। अब देखें इस संस्थात्मक संरचना का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अब अपना कोई दो व्यवस्थाएं उठाते हैं अपन, एक उठाते हैं किसको, अध्यक्षात्मक को, और एक उठाते हैं किसको, संस्थात्मक को। देखिए मैंने जब कहा संस्थाओं की संरचना, तो संस्थाओं की संरचना देखो अपन एक सिंपल सा प्रकार की है, दो प्रकार से हो सकती है। या तो संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती है, काय में कार्यपालिका और विधायिका, या तीनों में शक्ति का क्या पाया जा सकता है, पृथक्करण, तो वो क्या हो जाएगी, अध्यक्षात्मक। तो संस्था की अपने को क्या देखनी है, संरचना, सरकारी संस्था की संरचना देखनी है। वो किसको प्रभावित करेगी, दबाव समूह को प्रभावित करेगी। अब मैं इस मुद्दे को पहले खत्म कर देता हूं, फिर इसके ऊपर आते हैं। संसदात्मक व्यवस्था में होता क्या है, संसदात्मक व्यवस्था में एक तो जारी होता है क्या, व्हिप्स जारी होते हैं। दूसरे इसमें जो काम करते हैं, दलीय निष्ठा बहुत ज्यादा क्या होती है, ज्यादा होती है दलीय निष्ठा इसमें। और यहां ना मजबूत होते हैं वो कौन होते हैं, राजनीतिक दल ज्यादा जरूरी होते हैं यहाँ, क्योंकि सरकार जो बनती है वो बताओ किसकी बनती है, जिसके पास ज्यादा बहुमत होता है लोकप्रिय सदन में। अब यहां कोई आया, कौन आया, एक दबाव समूह आया, दबाव समूह आया और वो ना कॉमन सभा को बोला, कहां, ब्रिटेन में। कॉमन सभा में दो पार्टियां बैठी थी, कौन कौन सी, एक कंजर्वेटिव और दूसरी लेबर पार्टी। तो वो समूह बोला कि आप ऐसे करो, ये 4G स्पेक्ट्रम बिक रहा है, इसकी कीमत ना आप क्या कर दो, कम कर दो, कम कर दो। तो पार्टी में सरकार किसकी थी, ऐसा मान लेते, अनुदारवादियों की सरकार थी, कंजर्वेटिव की सरकार थी। तो कंजर्वेटिव के 20-25 MP से मिला, ये 50 से मिल लिया होगा। तो बोले देख भाई व्हिप जारी होगा और जैसे हमारा मंत्रिपरिषद निर्णय करेगी हमें उस साइड जाना होगा, हम तेरे लिए कुछ कर नहीं सकते। तो अब बीजेपी के MP हैं, ये बीजेपी से अलग जाके कोई निर्णय कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यहां दलीय निष्ठा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और ऊपर से क्या जारी कर दिया जाता है, व्हिप की, कल सारे आ जाना और इस पक्ष में वोट देना है, इसके विरोध में देना है। तो यहां दबाव समूह की ज्यादा चलती नहीं है। अब आ जाते हैं कौन से में, अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में दलों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि महत्व होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति अलग काम करता रहता है और दोनों सदन क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों क्या पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। तब है ना यहां दलीय निष्ठा ना बहुत ही कमजोर होती है। दलीय निष्ठा कमजोर होती है तो अपन कहते हैं लॉन्ग रोलिंग पाई जाती है, लॉन्ग रोलिंग, यहां फिलिबस्टरिंग पाई जाती है, ऐसे कुछ शब्द आते हैं यहां, जब अमेरिका पढ़ेंगे तब करेंगे। यहां चलते चलते ही आप दबाव समूहों के प्रेशर में आके और अपनी पार्टी को छोड़ दें तो भी कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या जारी नहीं होते, व्हिप जारी नहीं होती। यहाँ दलीय निष्ठा कमजोर होती है। यहाँ कौन सी व्यवस्थाओं में, अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में। अब यहाँ संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन है। एक तो है सदन है, अरे एक तो सीनेट है और दूसरा प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सदन। तो एक तो यहां देखिए इसलिए है कि जहां शक्ति होगी ना विभाजित,
वहां किसी के लिए इंटरफेयर करना मुश्किल होता है, आसान होता है। तो यहाँ एक तो शक्ति क्या है, यहाँ विभाजित है, राष्ट्रपति अलग काम करता रहता है। अपने यहाँ प्रधानमंत्री जो मुख्य शक्तिशाली होता है, मंत्री, वो अलग काम नहीं करते, वो कहाँ काम करते हैं, विधायिका के साथ है जुड़ के काम करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति अलग काम करता रहता है और ये क्या करते रहते हैं, अलग काम। अब सीनेट में ना किसी को भी खरीदना ज्यादा मुश्किल है नहीं होता, थोड़े से आदमी होते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं, दोनों के 10-10, 20-20 आदमियों से मिल लेते, इतने में क्या हो जाता है, काम हो जाता है। क्योंकि यहाँ अपने यहाँ बहुत ही कट्टरता होती है, जहां बीजेपी जाएगी वहां कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहां इतनी कट्टरता नहीं होती। दोनों दलों को जब मेंबर्स को ये लगता है ना हमारा हित पूरा हो रहा है, दल से कोई मतलब नहीं होता उनको, किसका हित पूरा हो रहा है, हमारा, तो दोनों दलों वाले लुढ़कते लुढ़कते क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, लोग रोलिंग कर लेते हैं। तो इनकी चर्चा फिर फिलिबस्टिंग क्या करते हैं, ये दबाव समूह के प्रेशर में आके ना, और कोई एक आदमी है, मान लो कोई सीनेटर है। अब किसी प्रेशर ग्रुप ने ये देखा कि, जैसे ये देखा किसने, फेसबुक को ये लगा कि अब है ना मेरे ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे और मेरे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो उसने वो क्या करेगी, ज्यादा से चर्चा नहीं करेगी, 1 या 2 किसी चर्चा कर लेगी सीनेटर से, 100 में से 2 सीनेटर से चर्चा करनी है। वो बोलेंगे अब हम फिलिबस्टिंग का प्रयोग करेंगे। फिलिबस्टिंग बकवास करना। फिर वो क्या करते रहते हैं, वो लंबी क्या करते हैं, बकवासें करते हैं, और उनका जो बहस का टाइम होता है उसको खाते रहते हैं। क्योंकि वहां रोकने का सिस्टम नहीं है, बहुत मुश्किल है किसी को रोकना वहां, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की क्या है। तो वो लंबे भाषण ठोकते रहते हैं, कई बार इतने दिन बोलते हैं कि उसका सभा का क्या होता है, जो सदन का ना टाइम ही पूरा हो जाता है, अभी महीने बुलानी है, 15 दिन बुलानी है, एक पूरा दूसरा शुरू हो जाता है। अब करते क्या है, पहले तो ये लेके जाते थे डिक्शनरी, मीनिंग बोलते रहते थे। अब मोबाइल आ गया, विकिपीडिया खोल लेते हैं, बाकी सोते रहते हैं, घर चले जाते हैं, वो बोलता रहता है। अब क्या हुआ, आपको 1-2 व्यक्तियों को प्रभावित किया और आपका काम है हो गया। फिर न्यायपालिका में चले जाते हैं, ज्यादा नहीं सुनता तो केस कहाँ ठोक देते हैं, न्यायपालिका में ठोक देते हैं। तो इस वजह क्यों शक्ति का पृथक्करण है ना, इसलिए अध्यक्षता आतंक व्यवस्था में बहुत ज्यादा कोण पाए जाते हैं ये, और इतने ज्यादा पाए जाते हैं कि कहा जाता है कि वहां लॉबिंग होती है। फिर अब ये लॉबिंग क्या है, दबाव समूह का जब बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है, दबाव समूह सरकार के सिर पे बैठा रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉबिंग। अमेरिका में जो कानून बनते हैं वो सदर के अंदर नहीं बनते, वो लॉबी में बनते हैं। तो लॉबी तो समझ गए, अपने किसी ना विद्यालय में चलते हैं, विद्यालय में एक कमरा है और कमरे के बाहर जो बरामदा होता है ना, जिसको आप गैलरी बोलते हैं चलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लॉबी बोलते हैं। अपने यहाँ तो नहीं है लॉबी, है तो छोटी सी है। वहां ऐसी लॉबी होती है कमरे के बाहर, खूब सारी खुली सी लॉबी, जहां सदन अंदर चल रहा है, बाहर क्या है, लॉबी है। उस लॉबी में लॉबिस्ट घूमते रहते हैं, कृत्रिम दबाव समूह के लोग घूमते रहते हैं। अभी चर्चा किसकी, दुवर्जर की। जैसे ही कोई सीनेटर या कोई कांग्रेसमैन बाहर आएगा, उसको पकड़ लेते हैं। हाँ भाई, अंदर क्या चर्चा चल रही थी, तो भाई ऐसे करके फेसबुक के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अच्छा ये बात है, उसको फोन करेंगे, किसको, फेसबुक वाले को, जुकरबर्ग है, कौन है वो, हाँ मार्क जुकरबर्ग जो भी है, उसको बोलेंगे आजा भैया तेरे कानून बन रहा है तेरे खिलाफ है। वो बोला यार वो तो कितने पैसे लोगे, कि लॉबिंग करने के कितने पैसे लेंगे, अभी हमारे पास ही खड़ा है एक बंदा, तो अभी चर्चा कर लेते हैं। वो उसको कोने में ले जाते हैं, आओ कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते पीते ही उसकी जेब को क्या कर देते हैं, या आगे भी चुनाव लड़ोगे तब कर देंगे, जो भी है, या आपको फ्री में कनेक्शन दिला देंगे, या आपको पैसा नहीं लगेगा रिचार्ज का, ऐसा जो भी है उनका। अब इस एक व्यक्ति को प्रभावित कर लिया उन्होंने, किसको, सीनेटर को, कि अब अंदर वो कानून पारित नहीं होना चाहिए, आप देख लेना। तो अंदर वो जाके ना फिर वो बकवास करने लगता है, लंबी बकवास है, या अंदर जाके कहता है मैं सेटिंग कराया। जो भी दूसरे दल वाले उनके कहता है तुम्हें कुछ चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं सेटिंग कराया। तो सारे दल वाले क्या हो जाते हैं, कई बार दोनों दलों के विरोधी दल, रिपब्लिकन भी हो रहा है, डेमोक्रेट क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। एक होके जो कानून बन रहा था फेसबुक के लिए उसको रोक देते। तो बताओ कानून कहां बन रहा था, लॉबिंग बनते हैं वहां कानून, इसलिए क्या बोलते हैं, लॉबिंग बोलते हैं इस चीज को। तो ये लॉबिंग है ना, ये जब दबाव समूह बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है ना और सीधा प्रभावित करने लगता है, तब इसको क्या बोलते हैं, लॉबिंग। तो अमेरिका में लॉबिंग बहुत चलती है। तब कहते हैं कि यहाँ के नेता इतने ही चलते हैं कि जिनको इनको चलने देता है कौन, पूंजीपतियों के संगठन, कि इनकी लातें कहां बंद रहती है, पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद रहती है। तो इतने ही स्वतंत्र है जितना को चाबी खोलेंगे। अपने कहते हैं कि अपने उतने ही चलेंगे जितने राम जी ने चाबी भरी है, ना,
क्योंकि अपने तो राम जी मुख्य है यहाँ, वो जितनी चाबी भरते उतनी चलते हैं अपन। वहां चाबी कौन भरता है? पूंजीपति भरता है, उतना ही चलेंगे जितना पूंजीपति क्या भरेगा, चाबी। तब अपन चलते हैं शी राइट मिल्स के पास। शी राइट मिल्स क्या बोलता है? पावर इलीट्स, कि मेरे देश को कौन चलाते हैं? लॉबी में दो दबाव समूह बैठे हुए हैं, सेना का और उद्योग वालों का, और वो किससे मिल गए हैं? नेताओं से। तो तीन ही लोग चलाते हैं मेरे देश को। फिर आइजनहावर बोले यार हमें तो क्यों बदनाम कर रहा है, तो वो क्या बोलता है? हाँ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सैन्य औद्योगिक संकुल, किसका? आइजनहावर का। फिर एक व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है, कांग्रेसनल गवर्नमेंट, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन उसमें सच्ची बातें लिख देता है, क्योंकि वो व्यवहारवादी राजनीति की शुरुआत होती है वहां से थोड़ी थोड़ी। वो तथ्य लिखता है, जो तथ्य है उसी को लिखता है। वो कहता है ये सब झूठी बातें जो संविधान में पढ़ते हो ना आप, कि सीनेट में कानून बनते हैं और ऐसे बहस होती है, कुछ नहीं होती। हम वो शिशु हैं, हम नेता, अमेरिका के नेता, जो किसके पालने में जूझते हैं? पूंजीपतियों के पालने में। हमें कौन पालता है? पूंजीपति पालता है। तो ऐसी बातें किसके लिए कहा जाती है? तो बहुत ज्यादा हावी है कौन से देश में? ये अध्यक्ष, अमेरिका में सबसे ज्यादा हावी, दबाव इतनी हावी है कि वहां क्या होती है? फिर लॉबिंग होती है। तो हमने देखा कि इसके लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि संरचनाओं का ढांचा कैसा है। तो अगर अध्यक्षात्मक में है तो ज्यादा है, और संसदात्मक में क्या होगा? कम होगा। अब और चलते हैं, राजनीति दलीय प्रणाली कैसी है। अब आपको लास्ट में चार ही चीजें याद करनी है बस। मैंने कहानी इसलिए सुनाई ताकि रटना नहीं पड़े। संरचनाएं कैसी है? किसकी? संस्था की, संस्थात्मक संरचना। अब आ गया एक और, यहां की दलीय प्रणाली कैसी है। अब मैं जैसे दलीय प्रणाली की चर्चा करूंगा तब अब मैं नहीं बताऊंगा दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। ये बड़ी बड़ी तो तीन ही प्रकार की होती है, या तो एक दलीय हो सकती है एक देश में, या द्विदलीय हो सकती है, या बहुदलीय हो सकती है। एक दलीय खुद तीन प्रकार की होती है। एक दलीय प्रभुत्व, गुड, एक दलीय, और एक दलीय सर्वाधिकारवादी। तो अब आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, जहां प्रणाली होती है एक दलीय, वहां ये क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। हिटलर को इस समूह को बोलने थोड़ी देगा। और जहां होती है बहुदलीय प्रणाली, वहां हर एक दल को पैसा भी चाहिए और समर्थन भी चाहिए, तो वहां ये क्या करते हैं? राजनीतिक दलों से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो क्यों? हर एक दल जीतना चाहता है, हर एक दल जीतना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा समूहों को क्या रखता है? अपने साथ करना चाहता है, ताकि चंदा मिल जाए। वो चाहेगा मजदूर भी मेरे साथ आ जाए, पूंजीपति मेरे साथ आ जाए, वकील भी आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा समूह को अपने साथ जोड़ना चाहता है बहुदलीय व्यवस्था में, ताकि उसका दल, तो एक दलीय में तो पता ही है वोट उसी को जाएगा, तो क्यों तोड़ेगा उस दलों को? जोड़ता तब है जब व्यवस्था कैसी होती है? बहुदलीय। तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये कौन सी व्यवस्था में ज्यादा पाए जाते हैं? बहुदलीय व्यवस्था में दबाव समूह बहुत होते हैं। तो अब हम दलीय प्रणाली से भी समझे कि एक दलीय में कम होते हैं और बहुदलीय में ज्यादा होते हैं। संगठन, संस्था की संरचना में हमने अध्यक्षात्मक देखा, और अध्यक्षात्मक ज्यादा होते हैं, संस्थात्मक में कम होते हैं। संस्कृति में देखा, यूएसए की और फ्रांस की कल्चर क्या है? अलग अलग है। अब हम एक अंतिम चर्चा करते हैं पब्लिक पॉलिसी की। चौथा बिंदु और कर लेते हैं, लोक नीति का निर्माण कैसे होता है? लोक नीति का निर्माण, देखिए लोक नीति का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। या तो लोक नीति का निर्माण सेंट्रलाइज्ड किया जाए, और या डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। या तो विकेंद्रीकृत किया जाए या केंद्रीकृत किया जाए। अपने यहां पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, याद आ रहा आपको? उस टाइम अपना पूरा प्लानिंग का जो ढांचा था वो सेंट्रलाइज्ड था। ये जरूर किया करता था ये आलू वालिया जैसे लोग, जिसको अहलू वालिया बोलते हो, मोन्टेक आलू वालिया। ये ना आपने सुना होगा कि आज इसने किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, आज इसने मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलाया, क्योंकि प्लान क्या की जा रही थी? फाइनल की जा रही थी, 5 ईयर प्लान। तो अपने यहाँ बुलाते थे, कोई ज्यादा उनका योगदान नहीं था, होता वही था जो अहलू वालिया
चाहता था। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ योजना आयोग ही अपने यहाँ पॉलिसी को फाइनल करता था। वो विभिन्न दबाव समूह से पूछता तो था कि करना क्या है, लेकिन ज्यादा मानता नहीं था। तो अगर लोक नीति पब्लिक पॉलिसी क्या है, केंद्रित है, कुछ ही सरकारी संस्थानों के पास नौकर से अगर लोक नीति बना रही है तो वहां फिर दबाव समूह की चलती नहीं है ज्यादा। अगर किसी भी देश में लोक नीति कौन से पैटर्न पे बनती है, विकेंद्रीकृत है अगर मान लेते हैं, तब किसकी चलती है, फिर दबाव समूह की बहुत ज्यादा चलती है। जर्मनी में जब भी कोई कानून बनाना होता है, जब भी कोई निर्णय करना होता है, जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती है, पब्लिक पॉलिसी जन कल्याण की या युद्ध की या कोई सी नीति बनानी होती है, उसमें वहां मजदूरों से, वहां के व्यवसायियों से, ट्रेड यूनियन से पक्का पूछा जाता है। तो जर्मनी में ना बहुत ज्यादा भागीदारी कर देते हैं कौन, दबाव समूह। और क्योंकि वहां पब्लिक पॉलिसी का सिस्टम कौन सा है, विकेंद्रीकृत है। तब एक जर्मनी है जिसके लिए ये, स्वीडन में बहुत होता है, डेनमार्क में, इन देशों में पब्लिक पॉलिसी बनते वक्त ही, स्विट्जरलैंड में बताओ लोगों से पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, बहुत ही पूछा जाता है, क्योंकि वहां पब्लिक पॉलिसी क्या है, विकेंद्रीकृत है। निर्णय निर्माण और कानून विकेंद्रीकृत सिस्टम से बनते हैं, जनता से पूछ के, दबाव समूह से पूछ के बनते हैं। तो इन देशों में बहुत ज्यादा दबाव समूह पाए जाते हैं। जर्मनी के लिए तो ये कहा जाता है या जब नीति फाइनल होती है ना, तो ट्रेड यूनियंस को, व्यवसायियों को और एसोसिएशन ग्रुप से पूछ के होती है कोई भी नीति फाइनल। तो यहाँ जो पोलियार्की पाई जाती है, लेकिन ये क्या, पोलियार्की इलिटिसिज्म पाया जाता है। पोलियार्की इलिटिसिज्म, अभी एक शब्द की चर्चा कर लेते हैं, क्या है ये जर्मनी में जो पाया जाता है। हाँ, पोलियार्की तो पोलियार्की है, बहु अल्पतंत्र, इनका क्या पाया जाता है, फिर इलिटिसिज्म पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब भी नीति निर्धारित की जाती है तो क्या आमजन से पूछा गया क्या, मुझे तो इतना बता दो। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आमजन से पूछा गया क्या, नहीं पूछा गया। जब आमजन से नहीं पूछा गया तो बताओ किसकी चली, अभिजन की चली, बात खत्म हो गई। अब करते हैं कौन सी, पोलियार्की। बहुत सारे हैं लेकिन चलती किसकी है, कुछ की चलती है। तो बहुत सारे वहां दबाव समूह है, लेकिन कितने प्रकार के दबाव समूह को बुलाया जाता है, 3। एक जो मजदूरों से जुड़े हुए हैं, दूसरे जो व्यवसायियों से जुड़े हैं, तीसरे कुछ और है एसोसिएशनल टाइप, उनको बुलाया जाता है। या मुख्यतः ऐसा मान लो 2 को ही बुलाया जाता है, मजदूरों को और व्यवसायियों को। निगमवाद वाली सी चर्चा होगी ना। तो यहाँ पोलियार्की क्या पाई जाती है, इलिटिसिज्म। जनता की बजाय समूह ज्यादा महत्वपूर्ण है और समूह में कुछ समूह की चलती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, जर्मनी में। शब्द याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई अति आवश्यक नहीं ऐसा शब्द। लेकिन हमने 4 प्रकार, 4 तरीके याद रखने हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, दबाव समूहों की प्रकृति को। कितने को होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, उनकी वैल्यू होगी या नहीं होगी, उनकी भागीदारी क्या होगी, ये 4 चीजें प्रभावित करती है इनको। अब मैं इन सबको हटाऊंगा और आप मुझे उदाहरण सहित बताना कि कौन सी 4 चीजें हैं जो प्रभावित करती है। हेलो, अब बताओ, एक मैंने आपको कहा था, एक तो प्रभावित करती है कौन सी, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। ये कैसी हो सकती है, मैंने बताया, अमेरिका वाली हो सकती है खुली उदार, या फ्रांस वाली प्रत्यक्ष कार्रवाई वाली हो सकती है, ये प्रभावित करती है। दूसरा, संस्थाएं कैसी बनी हुई है, उनके आपस में संबंध कैसे हैं। अगर घनिष्ठ संबंध है तो संस्था, और शक्ति पृथक्करण है तो हमने संस्था का जब चर्चा की तो हमने 2 हिसाब से बांट लिया, अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक। फिर हमने की पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था। दल, ये व्यवस्था 3 प्रकार की, हमने 2 की चर्चा की, एक दलीय और बहुदलीय। अंत में जो मजेदार चर्चा की थी, बताओ क्या थी, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी या तो केंद्रीकृत हो सकती है या विकेंद्रीकृत हो सकती है। केंद्रीकृत में भागीदारी कम होगी, विकेंद्रीकृत में ज्यादा होगी। तो आज हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया, कौन सा, दबाव समूह। अब इस दबाव समूह को मैं अगले 5 मिनट में रिपीट करता हूं। हमने शुरुआत की थी भांति भांति के नामों से, भी इनके क्या नाम रख सकते हैं हम। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति, इसको अदृश्य सरकार कह रहा है,
मैकिंग। एक इसको तीसरा सदन और गुमनाम साम्राज्य कह रहा है, एक कह रहे थे प्रति संतुलनकारी शक्ति है। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हमने डेवलपमेंट देखा कि कैसे 8वें आई आर्थर बेंटले की पुस्तक, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की घटनाएं हमने देखी। फिर हमने टाइप्स देखे, ये कम्युनल होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल होते हैं, ये एसोसिएशनल होते हैं, ये प्रमोशनल होते हैं, एक और होते हैं जो सेक्शनल। सेक्शनल होते हैं ये प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, और जो प्रमोशनल है वो पब्लिक होते हैं, ऐसा अमेरिका के लोग बोलते हैं। फिर हमने वर्गीकरण शुरू किया आमंड से, कितने प्रकार का, 4, उनकी चर्चा कर, इंस्टीट्यूशनल, एसो, नॉन एसोसिएशनल, एनोमिक। आतंकवादी समूह कौन से होते हैं, एनोमिक होते हैं। फिर जीन ब्लांडेल की चर्चा की, 2 ही प्रकार की है, एक है कम्युनल और दूसरे हैं एसोसिएशनल। एसोसिएशनल फिर कितने भागों में, 2 में थे। फिर हम आ गए थे पीटर ओडिगार्ड के ऊपर, कोज कौन से संगठन होते हैं, सेक्शनल और कोज। सेक्शनल जो अपने सेक्शन के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने हितों का प्रोटेक्शन करते हैं। कोज जो कुछ समय के लिए बनते बाद में समाप्त हो जाते हैं, एक कारण के लिए बने समाप्त हो गए। फिर एक कर्तव्य और आभासी दबाव समूह के थे। फिर मॉडल किए थे 3, या तो बहुत सारे होंगे या 3, एक त्रिपक्षीय किया था और एक हमने न्यू राइट्स किया था। कौन कौन से 3 मॉडल थे, बहुलवादी मॉडल, निगमवादी मॉडल और नवदक्ष। न्यू राइट्स का मॉडल किया था हेग, नोजिक और फ्रीडमैन का, और हमने चर्चा कर ली थी उस टाइम रिग्स की और मार्गरेट थैचर। फिर मैंने 4 चीजें बताई जो राजनीतिक दलों की नेचर को, प्रकृति को, संख्या को, आकार को और वैल्यू को क्या करती है, प्रभावित करती है। ऐसे 4 कारण में देश की राजनीतिक संस्कृति, संस्थाओं की संरचना, लोकनीति का प्रकार और दलीय व्यवस्था, और ऐसे करके कौन सा एक टॉपिक मजेदार तरीके से पूरा हो गया, दबाव समूह। आमंड को याद रखें आप हर हालात में, कुछ शब्दावली है उसको याद रखें, और याद रखें कौन सा समूह कौन से में आता है, किस प्रकार का समूह, इसको जरूर देखें। आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक भारतीय संदर्भ में जरूर आएगा, भाई भारत के ये तो है रहे समूह, दबाव समूह, और अब आप इनके साथ आमंड के साथ इनका क्या करो, मिलान करो। तो भारत के दबाव समूह करेंगे तब अपन जरूर करेंगे किसके साथ, ये मिलान तब करेंगे अपन कौन सा समूह है जिसका किसके साथ मिलान करना है। तब हम आतंकवादी, किसान संगठन, छात्र संगठन और व्यवसायियों के संगठन, सारे संगठन करने पड़ेंगे, उसमें पर्यावरणवादी संगठन भी करने पड़ेंगे अपने को। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ बने रहे और इस टॉपिक को हम सब ने समझने की कोशिश की। और इस टॉपिक का नाम था दबाव समूह। जब अगली बार मिलेंगे तब कोई और नया टॉपिक और मजेदार टॉपिक लेंगे। गुड लक, लगे रहें आप, मेहनत करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।